अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस इज इन स्पेन। आज के एपिसोड में हमारी गेस्ट हैं हफ्सा इमरान, जो कि एक डेंटल हाइजीनिस्ट हैं। वो बहुत अरसे से स्पेन में है, लेकिन ये कन्वर्सेशन जब हमने की वो दुबलिन में मौजूद थी फॉर वर्क एक्सपीरियंस। बाकी डिटेल्स उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वेलकम हफ्सा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक, थैंक यू। हफ्सा, वही टिपिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, कब और जी, कैसे आना हुआ स्पेन? दरअसल हम आए थे 2014 में। मेरे फादर जो हैं वो ऑलरेडी पहले मूव कर चुके थे स्पेन, तो उन्होंने हमें 2014 में स्पेन बुलाया था और 2014 से मैं मूव हुई थी स्पेन में। तब मेरी जो एज थी वो 14 इयर्स ही थी। तो हम लोग स्पेन बिकॉज मेरे फादर यहाँ थे तो तब इस वजह से मूव हुए थे। आप यहाँ कहाँ लैंड किया आपने? हम आए थे हम संता क्लोमा दे ग्रामिनेट की साइड पर हम लोग आए थे, वहां पे रहते थे। तो ये बार्सिलोना में है ना? हाँ, बार्सिलोना में ही है, मतलब बार्सिलोना में ही आ जाता है। ओके। ओके, फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आते ही? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बिकॉज ऑलरेडी मेरे फादर यहाँ थे तो उन्हें चीज़ों का पता था, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ। पहले 2-3 दिन ऐसे थे कि मतलब इंसान को थोड़ा बहुत डिफरेंस लगता है, क्योंकि एक जगह पाकिस्तान से है ऑलरेडी। हम लोग जब चाइल्डहुड में थे, हमारी फैमिली जो है वो दुबई में रह चुकी है। हम लोग 6 इयर्स वहाँ रहे हैं, अबू धाबी में। तो वहां से फिर हम पाकिस्तान चले गए थे, 5 इयर्स हम वहां पे रहे। उसके बाद हम लोग स्पेन आए थे। तो बाहर का तो इतना मतलब मसला नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी हम वहाँ बाहर रह चुके हैं एक दूसरे मुल्क में। तो बस वही बात है, जो मेन मसला था वो लैंग्वेज का था, बिकॉज लैंग्वेज यहाँ पे डिफरेंट है और बहुत से कम लोगों को इंग्लिश आती है। तो शुरू में तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आई थी, क्योंकि जाहिर है मेरे फादर जो है वो जॉब करते थे। और उनकी टाइमिंग ऐसी है जॉब की कि वो नहीं मतलब हो सकते थे यहाँ पे, मतलब हमारे साथ ऑल ऑल द टाइम वो नहीं प्रेजेंट हो सकते थे। तो इस वजह से फिर हमें खुद ही मतलब ट्रांसलेट करके कुछ चीज़ें लानी हो तो वो हम बस इस तरह करके लाते थे। कभी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल ली। अगर किसी ऑफिस में सीटा होता था तो वो ऑलरेडी मेरे फादर हमें रात को बैठा के वो एक पेपर पे प्रॉपर वो लिख के सारा देते थे, कहते थे कि ये जाके बोलना, ये अगर उन्हें पूछा तो ये आपने बोलना है। तो वो उस तरह हमारे हमने सीते भी अपने खुद ही अकेले जाके किए। खुद ही हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे फादर की जो टाइमिंग है वो सुबह की होती है, और आपको पता है यहाँ पे सारे ऑफिस वर्क होता ही सुबह को है। तो वो अगर कर भी लें तो वो 1-2 छुट्टियों के अलावा वो ज्यादा छुट्टियां भी नहीं कर सकते, बिकॉज टाइमिंग ऐसी है उनकी और जॉब ऐसी है। तो इस वजह से फिर ज्यादातर हम लोग खुद ही जाते नहीं हैं, ऐसे ही मतलब उन्होंने लिख के देते थे, रात को बैठा के समझाना, ये जो पेपर है ये इस तरह आएगा, और ये वो पूछेंगे ये पेपर दो, आपने ये देना है। तो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके फाइल में रख के हमें देते थे कि ये इस तरह तुमने लेके जाना है और ये पेपर उन्हें देने हैं। फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता था वो? फिर जिस तरह आप बहुत अच्छा, तैयारी करके क्योंकि लाते थे हाँ बहुत वो अच्छा, उसी तरह बिकॉज होता था? हाँ जी बहुत अच्छा रहता था। बल्कि वो खुद जो ऑफिस वाले होते थे वो भी हैरान होते थे कि माशाल्लाह देखो, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड, उन्हें पता ही नहीं होता पेपर वर्क का ये वो। लेकिन मेरे पापा ऑलरेडी ना स्टार्टिंग से उनका ये है कि उन्होंने ना ऐसे किया होता है कि हम 4 बहनें हैं माशाल्लाह, तो हम चारों बहनों की अलग अलग फाइल बनी हुई है। हम चारों की मतलब एक अलग फाइल है, स्टडी की अलग है, पेपर वर्क की अलग है। तो वो उन्हें पहले से ही उन्हें पता होता था, क्योंकि उन्होंने अपना पेपर वर्क करवाया होता था, या वो ऑलरेडी पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते थे। मतलब अगर आपकी पादरों ने आपने ये लेके जानी है, अपनी ये लेके जानी है, ये लेके जाना है, बस उन्हें दिखाना है और ये करवा लेनी है पादरों। तो ये इस तरीके से होता था। तो बस हम जाते थे वहां पे बैठते थे, हमें पता होता था वो ये पेपर मांगेगी, हमने पहले ही वो सामने उसको रख देने होते थे, और वो करके तो बस ठीक है कर देती थी। तो उस सिचुएशन में आप एक्सप्लेन करें, क्या क्या सिचुएशन होती थी? डर के जाते थे कि कुछ पूछ ना लें, या कॉन्फिडेंस होता था कि नहीं हमारी पूरी तैयारी है? हाँ, कॉन्फिडेंस होता था, डर डर तो कोई भी नहीं था, कॉन्फिडेंस होता था। डर कोई भी नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी रात को पापा बैठाते थे पास और सारा एक्सप्लेन कर देते थे, ये पूछेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि यही पूछना है और तो कुछ उन्होंने नहीं पूछना।
तो बस वो पूछते थे और हम लोग जवाब दे देते थे, या फिर वो पेपर दिखा देते जिसमें मेरे पापा ने लिखा होता था, क्योंकि अक्सर औकात अथॉरिटी भी चाहिए होती है ना, तो वो अथॉरिटी लेटर सा एक बना देते थे खुद ही स्पेनिश में प्रॉपर, तो वो सारा वो खुद रेडी करते थे सब। इवन दो अभी तक हम लोग इस तरह करते हैं, मतलब सब पेपर वर्क मेरे फादर खुद करते हैं। वो हमें रात को बिठाते हैं अपने पास, बिठा के बताते हैं ये पेपर वर्क है, ये आप लोगों ने लेके जाना है और ये उन्हें बोल देना स्पेनिश में। वो तब हम खुद बोल लेती हैं माशाल्लाह, लेकिन वो फिर भी समझाते जरूर है हमें। आपके फादर को कितना अरसा हो गया था आपके आने से पहले? एग्जैक्ट तो मुझे उस तरीके से नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 3 साल हो गए थे उन्हें। अच्छा, हाँ, नहीं फिर भी हाँ, इतना ज्यादा नहीं था। नहीं, मेरे फादर की बड़ी अच्छी मतलब मोटिवेशनल उनकी भी बहुत अच्छी स्टोरी रही है। जब मेरे फादर दुबई से जॉब अपनी सब छोड़ के, तो वो उन्होंने डिसाइड किया था, एक रिस्क लिया था उन्होंने, और वो स्पेन आए थे। और हम्म। माशाल्लाह वो जब स्पेन आए तो अ, उन्हें उस तरह, जाहिर सी बात है लैंग्वेज डिफरेंस था, यहाँ पे उन्हें जॉब नहीं थी मिल रही, लेकिन उन्होंने 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो लैंग्वेज ऐसे सीखी कि मतलब बाहर लोग बातें कर रहे हैं ना, तो वो वर्ड्स लेके ना लिखते थे एक कॉपी में। उनकी ये भी हमें आज भी याद है, वो पापा हमें बताते थे कि बेटा अगर तुमने सीखनी है ना, तो तुमने बाहर लोगों को सुनना है। वो कहते थे मैं सुनता था एक लफ्ज तो मैं लिख लेता था, मैं घर आता था उसको मैं ट्रांसलेट करके समझता था, अच्छा इस लफ्ज का मतलब ये है। तो उनके मुझे हमें बताते होते हैं कि 3 महीने बाद उनका एक जॉब इंटरव्यू था। जब वहां पे जाके उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, तो वो जो थे उन्होंने पूछा कि आप को कितने साल हो गए हैं यहाँ स्पेन में। तो मेरे फादर ने कहा कि मुझे तो सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं। तो वो हैरान हो गए कि आपने 3 मंथ्स में इतनी अच्छी आप कैसे बोल लेते हैं लैंग्वेज। वो क्योंकि मेरे पापा की और एक्टिविटी नहीं थी, तो उन्होंने पूरा टाइम अपना उस चीज को दे के, तो उन्होंने लैंग्वेज जैसे करके ना, मतलब उन्होंने पहले इंपॉर्टेंस यही दी कि मैंने लैंग्वेज जरूर सीखनी है। तो उन्होंने वो सीखी थी, क्योंकि मेरे पापा प्रोफेशनली फाइबर ऑप्टिकल टेक्नीशियन है, और वो स्टार्ट से ही ये इसी रूट में, और अभी यहाँ स्पेन में बीसी में ही है। तो जाहिर सी बात है उनको उनके प्रोफेशन के अलावा, तो वो जाहिर है वो चाह ही नहीं रहे थे कोई जॉब करना। तो उनको यही था कि मेरे जो प्रोफेशन है मैं उसी में करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें उसी में ही जॉब मिली है, वो लैंग्वेज की। अच्छा, जी। और फिर आपको कितना टाइम लगा लैंग्वेज सीखने में, या मुश्किल हुई, या आपने भी हम जल्दी से सीख हम ली? लोगों का ये था कि जैसे ही हम आए थे 2014 में, हम मार्च में आए थे। तो अप्रैल में मेरे ख्याल में मेरी बहन ने जो है वो 18 का हो जाना था, फर्स्ट जो बड़ी बहन है मेरी। तो हम लोग इसीलिए मार्च में आ गए कि चलो जल्दी से, फिर हमारा विद इन 1 वीक हमारा जो है वो एडमिशन हो गया। और वीक के बाद हम लोग स्कूल में शुरू हो गए थे जाना। स्कूल में हम जब जाना शुरू हुए, जाहिर है मेरा जो टीचर थे वो इंग्लिश में बात करते थे मेरे से स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने हमें दिखाया बताया कि आपकी एक स्पेशल क्लास है, औलाद कुलीदा होगी, उसमें आपने जाना है। वहां पे हमने जाना शुरू किया, आस्ता 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 करते करते जो है, जब मेरी क्वार्तो दे लाएसो खत्म हुई, क्योंकि मैं जब गई थी 14 साल की थी, तो मुझे प्रीमियर दे लाएसो के मैंने 3 मंथ्स लास्ट किए थे। हम्म। सेमेस्टर उसका लास्ट सेमेस्टर मैंने किया था 3 मंथ्स का। उसके बाद मैंने जो है वो क्वार्तो दे लाएसो तक फुल अपना स्टडी वहां पे ही किया, उसी इंस्टीट्यूटों में। उसके बाद मैंने जब की थी, तब तक मुझे स्पेनिश आ गई थी। मतलब 3 साल मुझे लगे थे, लेकिन 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कतलान इतनी आ गई थी, और कस्तियानो की मैं मतलब बोल सकती हूँ, फुल समझ सकती हूँ। अगर आगे मैंने कुछ करना है तो वो मैं कर सकती हूँ। औलाद या कोई जीदा, ये जो मैंने हाँ, अक्सर लोग औलाद करते कुलीदा। हैं। हाँ, वो पहले वहीं जाके फिर नॉर्मल क्लासेस में ट्रांजिशन करते हैं। आपको कितना टाइम लगा था कि वहां से फिर नॉर्मल क्लासेस ज्वाइन करने में? दरअसल जब से हम स्पेन आए ना, हम रुकी नहीं है। मतलब हम लोग सुबह स्कूल जाती थी, तो साथ साथ हम लोगों ने शाम में लैंग्वेज क्लासेस भी लेती रही हैं। तो ओके। हम बहनें सारी ऐसे करती थी, क्योंकि मेरी बाकी तो दो दो छोटी बहनें हैं, तो मैं और मेरी बिग सिस्टर हम ऐसे करती थी कि हम वो टाइम वेस्ट नहीं करती थी। हम लोग सुबह के टाइम जाती थी स्कूल, उधर तो हम औलाद कुलीदा में सीख ही रही हैं, लेकिन हम शाम के टाइम ना दोनों जो है वो स्कोला दे अडुल्टोस में जाके हम लोग कतलान की लेती थी एक्स्ट्रा क्लासेस। वो हमने मतलब B1 B2 हमारे पास उसका सर्टिफिकेट है। कस्तियानो का मैंने पर्सनली कस्तियानो का नहीं किया था, बिकॉज कस्तियानो ऑलरेडी मुझे आती थी ज्यादा, मुझे जोर जो है वो कतलान पे देना था। तो मेरी सिस्टर ने हमने शाम को ये करते थे कि स्कूल खत्म होता था, हम लोग उधर चले जाते थे एडुकेशन, उधर स्कोला दे अडुल्टोस में, वहां पे जाके हम लोग क्लासेस लेते थे। इस वजह से हमें 3 इयर्स में आराम से आ गई थी कतलान और कस्तियानो, ये भी वजह थी।
अवला देखो लेरा हमें बेसिक स्टार्ट करवाते हैं, ए से हम्म। बी, फिर हम्म। वर्ब्स सिखाते हैं, मतलब वो स्टार्टिंग से बेसिक करवाते हैं ना नहीं, शुरू। फिर वो लेकिन आपको नॉर्मल क्लासेस में भी फिर एक एक पॉइंट पे आपके जाना स्टार्ट हो जाते हैं हाँ ना? वो मैं tercero del ESO से मैं स्टार्ट हो गया था, मतलब ओके। tercero del ESO मतलब मैंने कर दिया था 2 साल स्टार्ट, के उन्होंने बाद। हाँ उन्होंने हमें मतलब डाला था, बिठाया था कस्तियानो की क्लास, कतलान आपने भी जैसे प्रॉपर दूसरे बच्चे कर रहे हैं एग्जाम, आपने भी वही देना है। क्वार्टो del ESO में भी सेम इसी तरह था। फिर कैसा रहा स्टार्ट tercero del ESO में? अच्छा रहा, क्योंकि जाहिर है थोड़ा बहुत मुश्किल होता था क्योंकि डिफरेंट था बिल्कुल, लेकिन यह है कि टीचर बहुत अच्छे होते हैं तो वो आपको समझा देते हैं, या फिर आपका एक डिफरेंट वो एग्जाम बनाते हैं जो थोड़ा इजी हो जाए बच्चे के लिए। क्योंकि मैं अब आपसे 2000 ये बात कर रही हूँ 2016 की या 17 की, उस टाइम जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारी टीचर्स होती थी वो हमारे लिए फिर स्पेशल एक एग्जाम बनाती जो थोड़ा सा उन दूसरे बच्चों से थोड़ा सा आसान होता था। ओके। 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 होता मुश्किल ही था लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता था, बल्कि मतलब ये है कि आप इजीली कर पाओ। क्वार्टो एकदम del से ESO में हमने बड़ा सेम चेंज था। किया था। हाँ नहीं, लेकिन क्वार्टो del ESO में आपने वही करना था जो आपको करते थे। अपार्ट ऑफ दैट मैंने tercero del ESO में segundo del ESO और tercero del ESO में लैंग्वेज स्कूल अलग जाती थी, स्कूल अलग जाती थी, और हम लोग फिर वो लेते थे परसो स्कोलार हम लेते थे, क्योंकि हाँ हमारे देखो, पास ही हाँ। का साल था तो हमने वो भी ज्वाइन किया हुआ था। मतलब शाम को हम अपना मेरी क्लास स्कूल खत्म होता था तो शाम के टाइम 2 दिन में वीक में होती है क्लास, तो वो आपको स्कोलार परसो स्कोलार करवाते थे। तो वहां पे जाके जो मुझे समझना है तो वो मैं अपने टीचर से पूछती थी, वो मुझे समझाते थे, प्रिपेयर करवाते थे चीजें वगैरह। तो वो एक अलग वो प्लस पॉइंट वो भी था कि हम लोग उधर भी वो हमारी हेल्प करते थे। तो बस उसी में ही अच्छा, पूरा टाइम चला जाता था। इतना ज्यादा मतलब इतनी मोटिवेशन या इतनी समझ के हमने लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है, जल्दी जल्दी लैंग्वेज आए तो हम आगे बढ़ेंगे, और ये इतना मतलब कंसंट्रेशन मोटिवेशन कहाँ से आई? पेरेंट्स की तरफ से था कि वो ये स्ट्रिक्ट मेरे थे कि सबसे पीछे ये तो जाहिर सी बात है, मेरे फादर सबसे बड़े उनका रोल है इसमें। हम 4 बहनें हैं, और बहुत मुश्किल होता है एक फैमिली को इतने मतलब एक ऐसे मुल्क में करना जिधर आपकी वेजेस भी इतनी ज्यादा ना हो, सैलरी भी इतनी ना हो। लेकिन उन्होंने जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो मुझे याद है एक वॉक हम कर रहे थे ना, बाबा हमें लेके चले गए, कहते हैं आओ तुम लोगों को घुमा कर लेके आऊं। फर्स्ट सेकंड डे था हमारा, तो कहते हैं कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ेगी, ये बेटी स्कूल में पढ़ेगी, और कहा कि भाई बेटा अब तुम लोग इधर आए हो तो तुम लोगों ने मेहनत करनी है, सीखना है। और हमेशा हमें उन्होंने मोटिवेशन दी है, और हमारा भी यही रहे कि हम किसी ना किसी तरीके से वो करें। ये जो स्कोला दे अडुल्टोस है इसके बारे में तो हमें नहीं पता था, ये भी पापा ने हमें बताया, जाओ इसी तरह लिख लिख के पेपरों में जाओ, जाके उनको कहो मैंने कतलान सीखनी है, मुझे दाखला दे, मुझे ये इतना टाइम हुआ है आए हुए। तो वो फिर पापा हमें उधर भेजते थे। पहले 2 लफ्ज उन्होंने हमें सिखाए कि अगर तुम लोग घूम जाओ तो बोलना है यो नो hablo español, यो नो hablo español। और दूसरा हमें सिखाया था, हमारे घर का एड्रेस सिखाया था, और अपना फोन नंबर हमें सिखाया था स्पेनिश में। उन्होंने कहा था ये 3 चीजें तुम लोगों के लिए अभी बहुत हैं, आस्ता आस्ता वो तुम लोग खुद अब सीखोगी। तो अगर तुम लोगों से कोई गुम जाओ या जगह ना पता हो, बस किसी से पूछना ये घर है हमारा, किधर किस तरह जाए। बाकी सब मोटिवेशन उन्होंने ही हमें की है। हम 4 बहनों को पापा ने सेम मोटिवेशन दी है, और हमने खुद भी उनको देख के मोटिवेशन ली है, क्योंकि उनकी जो लाइफ की जर्नी है ना वो इतनी अच्छी है कि उनको देख के हमारा दिल करता है कि हम और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, और उनके लिए कुछ ना ऐसा करें कि वो खुश हो जाए हमसे, मतलब वो प्राउड फील करें। तो बस इसी तरह ही है। फिर आगे कैसे बढ़े, क्या पढ़ा आपने? हाँ मैंने क्वार्टर दो लैसो जब की तो मुझे आज भी याद है कि मेरी एक टीचर जो मेरी थी ना कतलान की, वो टीचर थी, और मेरी वो टुटोरा थी। वो बहुत कतलान कतलान स्टाइल वाली टीचर थी। तो मैंने उससे हम ज़ाहिर है हमारा एक होता क्वार्टर दो लैसो में ना, उस टाइम हमारा होता था कि वो एक रेunion करते थे, बच्चों से पूछते थे कि आपका क्या दिल है आगे करने का। तो उस टाइम हमारी एक फैमिली में थी आप ही लोग जिन्होंने ये ग्राडो मेरियो दे ऑक्सिलियर इन्फर्मेरिया किया हुआ था। तो मेरे बाबा ने उनसे इन्फॉर्मेशन ली थी। मेरी सिस्टर तो मेरे से साल बड़ी थी, तो वो उसमें ऑलरेडी इंटर हो चुकी थी, वो पढ़ रही थी। तो मैंने जब क्वार्टर दे लेसो खत्म की तो मैंने बताया कि मेरा दिल है कि क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी उस टाइम, मुझे इस तरह तो लेवल की नहीं आती थी इडियोमा कि मैं बच्चेरा तो करूं। और मेरा ये था कि मेरा साल जाया ना हो जाए, बिकॉज बच्चेरा तो का यही होता है, जाहिर है आपको
प्रॉपर एक लैंग्वेज आनी चाहिए उस समय, तो मेरा नहीं दिल था कि मैं अपना साल ज़ाया करूँ, या क्योंकि मुझे पता था मैंने रिपीट करनी पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें कतलान ऐसी लेवल की होती है कि आपको वो करना पड़ता है। तो मैंने उसे बताया मैंने ग्राडो मेdio de auxiliar de enfermería करना है, नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स होता है, तो वो मैंने करना है ना, इस स्कूल में मैंने करना है और मेरा ये दिल है। तो वो कहती है, मतलब मैं पास हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। वो कहती है नहीं तुम ऐसा करो, तुम्हें मैं ये कहती हूँ कि तुम ऐसा करो कि तुम रिपीट कर लो। मैंने कहा रिपीट क्यों कर लो, तुम्हारी लैंग्वेज जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, उसमें सब कतलान है, तो मैं ऐसा कहूँगी तुम्हें कि तुम रिपीट कर लो, अपनी लैंग्वेज अच्छी कर लो, उसके बाद तुम ये कोर्स करो या बच्ची तो कर लो। तो मैंने कहा मेरे साल पूरा ज़ाया हो जाएगा सेम मैं वो पढ़ के, तो मैं क्यों कर लूँ। हालांकि मेरा नोटा इतना अच्छा है कि मैं विदाउट एनी एक्सेस हो या किसी और चीज़ के मैं उस ग्रादो में इंटर भी हो पा रही हूँ, क्योंकि मेरा नोटा इतना है कि वो जो मांग रहे हैं उसमें। तो उसने कहा चलो मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी कि तुम वो कर लो। मतलब मुझे उसने उस टाइम डीमोटिवेट किया कि नहीं नहीं तुम ऐसे ना करो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम ऐसे कर लो। पर फिर मैंने कहा बस ठीक है, उसको छोड़ो साइड पे। पापा कहते हैं आप पास हो, आपका नाम भी आ गया लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में सेकंड नेम मेरा था नोते की वजह से, जो क्योंकि वो नोते की वजह से होता है, फर्स्ट लिस्ट में सेकंड नेम मेरा आया था। तो आपने आपने फिर भी एडमिशन ले लिया, आपके हाँ टीचर ने मैंने बोला लिया, लेकिन? मैं नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा मेरा नोटा अच्छा आया है, इतना तो है कि मुझे आता है, मैं वो हैंडल कर लूंगी, वो मेरे पे है, वो मैं कैसे करती हूँ वो इंशाल्लाह मैं कर लूंगी। पर रिपीट मैं नहीं करती क्वार्टो दे ला एसो। वो पता है क्या, एक रिपीट करने से आपके वो स्टडी वाले में भी ना एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एक क्लास रिपीट की होती है। तो मैंने माशाल्लाह जो भी की, सेगुंडो दे लाएसो की, tercero दे लाएसो की, वो भी अच्छे नंबर थे, क्वार्टो दे लाएसो की तो अच्छे नंबर आए। इवन तो जो स्पेनिश थे उनके नंबर मेरे से डेसिमोस थोड़े कम थे, तो वो कहीं इसके इतने क्यों हैं और हमारे क्यों नहीं है। उस टाइम हमारी जो क्लास होती थी उसमें, तो मतलब उस टाइम बड़ा ऐसे हुआ मेरे साथ, डिमोटिवेट मुझे उस टाइम बहुत हुआ। लेकिन फिर मैंने दाखला जब लिया और मेरा लिस्ट में नाम आ गया, फिर तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो करूंगी करूंगी। तो वो फिर जाहिर सी बात है, एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरी सिस्टर ने उधर वो किया था, तो ऑलरेडी वो सेम एक कामीनो था हमारे लिए। तो अगर मुझे कुछ समझ भी ना आए तो मैं उससे पूछ सकती थी कि आप ही मुझे ये बताओ इसको क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। तो फिर मैंने ग्राडो मेdio de auxiliar de enfermería किया था फाबराई पूज में। उस टाइम ये करवाते थे 1 साल का कोर्स। अच्छा ये 1 साल का कोर्स कराते थे, लेकिन ये आप 2 साल में भी करवा सकते हो। अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा ना, तो आप आधे कर सकते हो 1 साल में और आधे सब्जेक्ट दूसरे साल में। और अभी मोस्टली सारी जगह पे 2 साल का ही उन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो 2 साल में कर दिया। तो मैंने तो माशाल्लाह 1 ही साल में क्लियर ओह किया था और नाइस। बहुत अच्छे नंबर से किया था। तो जब मैंने स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है सब जो था वो कतलान में था। अब ग्रादो मेडियो में ये होता है कि आपको ना दोसियर्स मिलते हैं, हर एक चीज का वो समझाते हैं। उधर क्लासें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, मतलब यूनिवर्सिटी टाइप होता है कि आपको बस वो बोर है प्रेजेंटेशन बोर है। अब आपका वो है कि आपने कौन कौन से पॉइंट अपने कॉपी करने हैं, और वो आपको दोसिए दे देंगे, आपने ये पढ़ना है। एट द एंड ऑफ द डे उसमें से आपका एग्जाम आएगा, जो आएगा वो आपने करना है उसको। और आपको प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, आप अगर कोई प्रैक्टिकल है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा सारा होता ही वो पेशेंट्स के बारे में था, कि आपने पेशेंट्स के साथ कैसे करना है, क्या बर्ताव करना है, क्या करना है। डेंटल का सेक्टर एक वो हमारा पार्ट भी था, मतलब बहुत ज्यादा हमारे सब्जेक्ट्स होते थे। तो मैं ये करती थी कि मैं जब एग्जाम होता था ना, तो मैं बस बैठती थी, पहले वो दोसियर लेती थी कतलान से, उसको ट्रांसलेट करती थी गूगल ट्रांसलेटर से, इंग्लिश में सारा समझती थी, अपने आप को खुद समझा रही होती थी, ये इस तरह इसको, अच्छा ये अगर हमने ये करना है तो इस तरह करना है, ये मैंने ट्रे बनानी है तो मैंने इस तरीके से बनानी होगी इस पेशेंट के लिए, अगर बीपी है तो वो कितना होगा, ये वो इस तरह सारा समझ के ना, तो मैंने किया था आगे अपना, मतलब आस्ता आस्ता कतलान मेरी इंप्रूव होती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर ये क्लियर किया था पूरा साल का कोर्स, और बहुत अच्छे नंबर से किया था। तो उसमें मुझे ये पता लगा था कि एक एरास्मुस जो है वो भी होता है। तो मेरे पास प्लस पॉइंट ये था क्योंकि मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती थी, मेरा नोटा बहुत अच्छा था। और उसमें भी ये टीचर कहते हैं कि वो नहीं बताते आपको, ये मुझे खुद कहीं से पता लगा, तो मैं टीचर के पीछे पड़ी, मैंने कहा एरास्मुस होता है क्या, कहती है हाँ होता है। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे इंटरेस्ट है, मैंने इसमें जाना है, मैंने इसमें करना है वो। फिर मैं उससे हर 2-3 महीने बाद पूछूं ये कब होगा,
इसका कब है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो मैंने जब अपना ये कोर्स खत्म किया तो मैंने 3 मंथ की जो है वो हॉस्पिटल स्पिरिट सांत में अपनी प्रैक्टिकल किए थे। उधर मैंने अपने प्रैक्टिकल किए थे, और उसके बाद जब मैंने अपने प्रैक्टिकल खत्म किए थे तो उसके बाद जो है मुझे इरास्मुस में उन्होंने कहा था, मेरी टीचर ने कहा, हफ्सा अब इरास्मुस आ गया है, अब तुमने अगर पुनता करना है तो तुम करा सकती हो। मतलब मैं उसके पीछे पड़ गई थी कि मुझे तुमने बताना जरूर है, मैंने अप्लाई करना है। तो उसने मुझे कहा था कि तुम लोग क्योंकि वो पूरे स्कूल में ना 2-3 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, फिर उनका ना जाके इंटरव्यू होता है। तो उन्होंने 3 बंदों को सिलेक्ट किया जिसमें मेरा नाम भी था। फिर हम लोगों को प्लाजा स्पानिया में एक लाइब्रेरी है, उधर जाके हमने ऊपर उनका एक एरिया, उधर उन्होंने हमसे इंटरव्यू लिया था। तो वो इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। आपके पास मेन पॉइंट होता है कि आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए आपकी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे पूछा तुम क्यों जाना चाहती हो, क्या है, तुम क्यों करना किस चाह रही कंट्री हो। का एरास्मुस था? तो वो ये था कि उन्होंने उस टाइम मुझसे पूछा तुम्हारे पास नेशनैलिटी है। मेरे पास उस टाइम नेशनैलिटी नहीं थी, लेकिन मेरे पास परमानेंटे थी, मतलब कि 5 years की परमानेंट रेजिडेंस कार्ड था। मैंने कहा नहीं, मेरे पास नाशनलिदाद नहीं है, पर मेरे पास परमानेंटे है। कहते अच्छा। फिर उन्होंने कहा चले चले ठीक है, हम आपको थोड़े टाइम बाद आपको बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उनका ईमेल आई कि आप सिलेक्ट हो गई हो और आपका नीदरलैंड्स में 3 मंथ्स की स्कॉलरशिप आपको मिल गई है। आपने वहां पे जाना है, वहां पे 3 मंथ्स आपने रहना है, और आपने वहां पे अपना इरास्मुस पे आप जा रही हो, प्रैक्टिस करनी है वहां पे। फिर 3 मंथ्स का मुझे अच्छा, हुआ था। आपने कंट्री खुद चूज नहीं किया, वो उन्होंने क्या? उन्होंने मुझसे पूछा था अगर आप का दिल हो तो आप किधर जाना चाहोगी। मैंने उन्हें कहा इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड नहीं तो नीदरलैंड्स, या फिर मतलब एक और कंट्री का नाम लिया था मैंने, शायद जर्मनी, इस तरह कुछ कहा था। लेकिन क्योंकि मेरे पास नेशनैलिटी नहीं थी तो मैं इंग्लैंड तो नहीं जा सकती थी उस टाइम, तो परमानेंटे थी, तो उन्होंने मुझे फिर नीदरलैंड्स भेजा था। तो वो पूरी एक एसोसिएशन थी उधर। हमारा फिर एक प्रेजेंटेशन हुई, हमें दिखाया इरास्मुस क्या है, ये है वो सब। पूरे जितने भी बाकी बच्चे थे वो भी हमारे साथ इकट्ठे थे मेरे साथ, हम सबको उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर हमारी एक पिक्चर भी बनी। फिर हम लोग वापस चले गए। फिर उन्होंने हमें बताया कि भाई तुम सिलेक्ट हुई हो, इस जगह से तुम्हारा नाम आया है। फिर मुझे उन्होंने बताया कि आपने जनवरी में आपने जाना है नीदरलैंड्स 3 मंथ्स के लिए। तो वो फुली पेड था, मतलब अकोमोडेशन वो बहुत अच्छा उन्होंने वहां पे किया हुआ था। मैं अपने फादर के साथ गई थी क्योंकि एक न्यू जगह पे जा रही थी। जिधर भी मैं गई मैंने अपने फादर को हमेशा अपने साथ ही रखा है। तो मैं पहले अपने इरास्मुस, पापा अच्छा, परमिशन इजीली मिल गई घर में आपने जब मेंशन किया तो? नहीं, कि मतलब भाई वो 2 दिन के लिए गए थे मेरे साथ। मतलब उनका उनका ये हाँ, था कि वो टेंशन में थे, जाहिर है पहली दफा मेरी बेटी कहीं जा रही एग्जैक्टली, है, हाँ। तो मुझे पता तो कि वो किधर जा रही है किधर नहीं। तो मैं जब गई थी तो हम लोग एम्स्टर्डम से, हाँ जी, हमने एम्स्टर्डम से स्किफल एयरपोर्ट से ना नीचे से ट्रेन जाती है, हमने वहां से ट्रेन पकड़ी थी। मैं एक छोटे से शहर में गई थी, वहां पे उनका नाम, उस शहर का नाम था ज्वोले। ज्वोले हम गए थे। वहां पे जो है, मैं जब ट्रेन से उतरी तो सामने एक बंदा खड़ा था, मेरा बोर्ड लेके नाम का, कि आपका मतलब नाम लेके खड़ा था। उसने आया, मुझे मेरे से सामान पकड़ा, गाड़ी में रखा, हमें अपने अकोमोडेशन में लेके गया। वो मेरा जो था वो कल ने जो सारा मुझे गाइड करता था वो था। उसने हमारा सामान अकोमोडेशन में रखा माशाल्लाह। वो कहते तुम सबसे पहली फर्स्ट लकी गर्ल हो जिसको सेपरेट स्टूडियो रूम प्रॉपर एक अपार्टमेंट मिला है। क्योंकि बहुत अक्सर होता है कि जो आते हैं बच्चे इरास्मुस ठीक है। के, उनको थोड़ा शेयरिंग करनी पड़ती है। दूसरा, उनको बहुत दूर मिलते हैं अपनी जॉब वर्क से। तो मेरी जिधर जिधर प्रैक्टिस थी वो 2 मिनट की दूरी पे थी, और जो मेरा अपार्टमेंट था मतलब वो बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पे था, और वो था पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट था। तो हम लोग फिर उधर से जो रखा हमने, वर्क स्पेस देखी जहाँ पे मैंने काम करना था। वहां से फिर मैं चली गई थी। फिर उसने मुझे अपना डेल्शन कॉलेज दिखाया था, जो वहाँ का बहुत फेमस कॉलेज है। वहाँ उनके थ्रू मुझे इरास्मुस आया था, तो वो उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा ये आप यहाँ पे जिम आके कर सकती हैं, अगर आप कभी आना चाहें इधर। आप लंच आपके लिए फ्री है, ये सारी एक्टिविटीज आपके लिए फ्री हैं। साइकिल आपने लेनी है, अगर आप जाना चाहती हैं यहाँ से आप साइकिल ले सकती हैं। मतलब पूरी उसने बताया था ये चीजें हैं। और भी मतलब उसने बहुत हेल्प की थी। जब हम लोग उधर गए थे, मेरे जिधर मैंने प्रैक्टिस करनी थी, तो मेरे पापा बड़े परेशान थे। तो वो लड़की थी, उसने मुझे वो जो जिसने मुझे सारा प्रैक्टिस में दिखाना था, मेरी ट्यूटर,
तो उसने मेरे पापा को कहा तुम टेंशन मत लो, ऐसे समझो कि हफ्सा की सेकंड मदर मैं हूँ, तो तुम टेंशन किए बगैर वापस जाओ। तो वो इतना मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और वाकई वो मुझे उसने बिल्कुल वैसे रखा जैसे एक मतलब अपनी मतलब बेटी समझ के उसने मुझे रखा प्रॉपर। वो मुझे लेके भी जाती थी कि तुम बोर ना हो, घुमाने इधर उधर। वो फिर हम इकट्ठे भी गए, उसके घर भी गए, मतलब बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस वहां रहा 3 मंथ का। अच्छा, ये वाला ये जो एरास्मस की बात करें, ये वो हम्म। उसी पहले साल के एंड में गए थे हाँ आप? पहले सेल, हाँ। हाँ ऑक्सिलियर इन्फर्मेरिया का मैंने जब कोर्स किया था ना, उसके 3 मंथ्स के बाद मैं गई थी। 3 मंथ्स मैंने पहले प्रैक्टिस की थी अपनी हॉस्पिटल स्पिरिट सान में एज हाँ, ऑक्सिलियर वही ना, इन्फर्मेरिया क्योंकि की। अच्छा, पहले 3 मंथ्स इधर हाँ की, फिर 3 मंथ्स उधर। हाँ, तो मैंने वो एक्स्ट्रा एक प्रैक्टिस अपने सी मतलब की है, जो नॉर्मली नहीं होती लेकिन मैंने की थी। तो वो फिर 3 मंथ्स उसमें बहुत अच्छे गुजर गए। फिर हम वापस आ गई, तो वहाँ वापस आने के बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी एक और बहुत जगह पे मैंने कहा कि चलो हॉस्पिटल्स वगैरह देखती हूँ, लेकिन उनकी टाइमिंग उस तरह नहीं बन रही थी। और फिर मैंने कहा कि चलो, फिर मैंने उधर एक रेसिडेंसिया में बार्सिलोना में बदलोना में एक रेसिडेंसिया में स्टार्ट किया था। लेकिन शाम को फिर मैंने ये किया कि पापा ने कहा कि अभी तुम्हारी 18 ईयर्स एज है, तो अभी बहुत छोटी एज है कि तुम अब जॉब ना करो। ऐसे करो, अगर तुम्हें करनी है कुछ टाइम के लिए करो, लेकिन साथ ऐसा करो कि शुरू कर दो प्रिपेयर करना एक्सेसो के लिए। तो मैंने ऐसा किया कि शाम उस टाइम एक्सेसो दे एक्सेसो यूनिवर्सिटी के लिए? नहीं, एक्सेसो दे सुपेरियोर, वहाँ उस टाइम एक्सेसो दे हम्म, सुपेरियोर करवाते थे। बराबर हालांकि से। मेरा नोता माशाल्लाह बहुत अच्छा था, 7 कुछ या 8 था, मतलब उस टाइम जो हिस्सेने के लिए चाहिए था वो उतना था मेरा। लेकिन वो ये था कि मतलब किसी भी तरीके से मैं उसमें ना एंटर हो पाई फिर, तो वो एक एक्स्ट्रा हमने रखा होता था अपने पास प्लान। तो वो क्योंकि मैं सुबह के टाइम जॉब करती थी, वहां से सीधा पकड़ी मेट्रो, फटाफट तेरासा चले गया। वहां पे तेरासा में एक इंस्टीट्यूट होता था जो ये ग्राडो सुपेरियोर के लिए एक्सेसो दे सुपेरियोर करवाते थे, साल का कोर्स। अब वो खत्म हो गया, अब नहीं करवाते। तो वो प्रॉपर एक क्लासेस होती हैं, जैसे आपको समझ लें बच्ची रातों कर रहे हैं, बिकॉज वो सारे जितने भी उन्होंने हमें पढ़ाया था वो बच्ची रातों की बुक्स पढ़ाई थी उसमें हमें उन्होंने। तो वो फिर साथ में ये शाम को ये करती थी, सुबह मैं जॉब करती थी। जैसे ही वो मैंने खत्म कर लिया, मैंने जॉब भी खत्म कर ली, फिर प्रिस्क्रिप्शन का टाइम आया तो मैंने ग्राडो सुपेरियोर देखिए ने बुको देंताल के लिए अप्लाई किया। मैंने और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने सेम टाइम में। तो हम दोनों का माशाल्लाह नाम आ गया था उसमें भी। मेरा मतलब पहली लिस्ट में उसी में ही 3-4 बच्चे छोड़ के नीचे नाम आया था, और आप ही का भी इसी तरह आया था। तो हम लोगों ने फिर हिस्सेने बुको देंताल का 2 साल का कोर्स स्टार्ट किया था उधर। हमने फिर ये हिस्सेने बुको देंताल किया था, 2 साल का वो करके 3 मंथ्स की हमने प्रैक्टिस की थी। आप ही ने दूसरी जगह पे की थी, मैंने बदलोना में एक क्लिनिका देंताल ला सालूत में, उधर मैंने किया था। वो करने के बाद फिर मैंने अच्छा इस सारे दौरान में जितना भी ये मैंने किया ना, मैं हमेशा ये करती थी कि एट द एंड ऑफ द डे, जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्रादो मेरियो किया, मैंने वो जो नोता था लेके गई थी अपनी उस टीचर के पास जिसने मुझे डीमोटिवेट किया था। उस टाइम रियली? मैंने ये सोचा था कि जो भी होगा ना बाकी, जो भी मैं करूंगी तुम्हें मैं जरूर आके दिखाऊंगी, कि तुम मुझे कहती थी कि तुमने नहीं किया लेकिन मैं करके दिखाऊंगी तुम्हें। तो आप तो मैं लेके? हाँ, तो मैं हमेशा जब मैं ग्राडो मेडियो करती थी ना, मैंने ग्राडो मेडियो अपना किया, मैंने नोटा इतना अच्छा आया, मैं लेके गई। मैंने अपनी प्रिंसिपल, क्योंकि हमारे साथ बहुत अब फैमिलियर हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर्स उधर ही पढ़ी हैं, हमारा आधा फैमिली उधर की हो गई है सारी। तो मुझे हम सबको जानते हैं। तो वो मैं लेके गई, प्रिंसिपल को दिखाया, मैं उसको दिखाया, मैंने कहा ये देखो। मैंने जो मेरी आउरा दे कुलीदा की टीचर थी उसको भी दिखाया। फिर मैं एरास्मुस में गई, उससे पहले भी मैं दिखा के गई, मैं कहा मैं एरास्मुस पे जा रही हूँ। फिर मैंने ग्राडो सुपेरियोर के लिए जब मैं इंटर हुई तो मैंने वो किया, फिर मैं गई, फिर मैंने दिखाया, मैंने कहा ये देखो मैंने ग्राडो सुपेरियोर कर लिया है। मतलब मैंने कहा कि अभी उनका अभी मैं तुमको रिएक्शन क्या होता दिखाऊंगी। था फिर? कहती थी हाँ मोल बे हाफसा, ये मतलब ये वो। फिर उसने कहा, मैं कहती नहीं थी कि तुम कर लोगी, बस तुम्हें थोड़ी ना लैंग्वेज का था, तो कतलान थोड़ी तुम्हारी नहीं थी, तो मैं इसीलिए तुम्हें बोलती थी। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं तुम्हें करके जरूर दिखाया है। अंदर से मैं बोलती थी कि मैं इसको दिखाऊंगी कि मैंने किया है, और मैं करके दिखाऊंगी तुम्हें अब। तो मेरी कतलान भी उस टाइम बहुत अच्छी होगी थी। तो मैंने उसे कहा कि देखो अब मैं कतलान भी बोल रही हूँ और मैं ये भी कर लिया है। तो मैंने उसको हमेशा, मैंने ये एक जरूर उस टाइम सोचा, मैंने कहा जो भी मैंने करना है तो मैं जरूर मैंने दिखा के करना है आपके। मैंने किया है, उस टाइम तुमने मुझे डीमोटिवेट किया, लेकिन अब तुम खुद देखो, मैंने करके दिखाया है तुम्हें।
तो ये बात है कि मैंने उस टाइम ये किया था कि मैं हमेशा जाके दिखाती थी उन्हें अपना रिजल्ट। वो खुश भी होते थे बहुत ज़्यादा, जो बाकी मेरी टीचर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, कहते थे कि माशाल्लाह मतलब इतने कम टाइम में तुमने बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं। तो वो बहुत खुश होते थे हमारे टीचर, उस टाइम बहुत अच्छे टीचर्स हमें उस टाइम मिले थे। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैंने ग्रेजुएट सुपीरियर ख़त्म किया था, प्रैक्टिकल ख़त्म किए थे, तो मैं पाकिस्तान चली गई थी। माशाल्लाह से मेरी शादी हो गई एक, माशाल्लाह फिर वो पॉज़ आ गया लाइफ में। एक बेटा अल्लाह ताला ने मुझे दिया है माशाल्लाह, मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर नाम है मेरे बेटे का। तो फिर उसके बाद जब वो 1.5 साल का था, मेरे ख्याल में 1 ईयर थ्रू 2 to 3 मंथ्स, मैंने जॉब स्टार्ट की थी। मैंने जॉब ढूँढी थी और मुझे अदीस लस्बेंताल में मैंने जॉब स्टार्ट की थी। तो वो मैंने पूरा मतलब 1.5 साल उनको दी है। तो उस टाइम मेरे पास नेशनैलिटी आ गई थी फ़रवरी में, पिछले साल की फ़रवरी में मुझे नेशनैलिटी मिली है। नेशनैलिटी बिल्कुल आसान से मिली है बिकॉज़ मैंने यहाँ पे क्वार्टो देल एसो की हुई थी। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ़ अप्लाई किया था और मेरी नेशनैलिटी आ गई थी। उसके बाद मैंने ऐसे ही एक दिन बैठ के अप्लाई किया कि चलो देखती हूँ कि क्या पता, मतलब मेरे पास पासपोर्ट आ गया, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही लिंक्डइन या इस इंडीड में अप्लाई करते हैं, क्या पता सीवी अच्छी अपने अपने अपग्रेड करके तो कहीं ना कहीं से ऐसे ही आ जाए। तो मैंने ऐसे ही अप्लाई किया। नेक्स्ट डे सुबह सुबह आयरलैंड में, अभी मैं आयरलैंड बैठी हूँ, आयरलैंड में मैंने अप्लाई किया। तो उन्होंने अगले दिन मुझे सुबह सुबह मैसेज आया कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, अभी ले सकते हैं। वो एकदम से बंदा, मैं सोकर उठी, मैंने कहा हैं, कहते हैं अभी घंटे में ले सकता हूँ मैंने कहा ओ। फिर मैं एकदम से मतलब फटाफट ऐसे ही तैयार होके मैं बैठ गई। मैंने इंग्लिश में पूरा अपना इंटरव्यू दिया और वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको फौरी तौर पे जो है आपसे राब्ता करेंगे ये वो। अप्रैल में उन्होंने मुझे 2 डेज़ के लिए बुलाया और 2 डेज़ के लिए उन्होंने पे किया था होटल। उसमें भी मैं पापा को अपने साथ लेके आई थी कि सारा मैं चेक करे पापा कि कैसा है, कैसा नहीं है। तो फिर हम लोग आए थे दोनों इधर, हम अप्रैल में 2 2 दिन के लिए यहाँ पे उन्होंने मुझे ट्रायल के लिए बुलाया था कि हम देखना चाहते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। उन्हें बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने फिर कहा ठीक है आप जाएँ, हम आपको बताते हैं ये वो। पर उस टाइम उन्होंने मुझे डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए कहा था। तो यहाँ पे मेन इशू ये है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह का सिस्टम था। उस टाइम जब मैं वापस गई थी तो जून जुलाई होने वाला था, मतलब मई के बाद जून जुलाई आ गया था, तो वो काफ़ी ऑफिस बंद हो गए थे। तो मैं अपनी रजिस्ट्रेशन उस टाइम नहीं करवा पाई। फिर मैं पॉज़ खुद ही कर दिया था कि भई बस नहीं, अभी यहाँ पे ठीक हूँ, बेटा है, ज़ाहिर है मेरा था अब दिमाग के भी कैसे जाऊँगी। बहुत से लोग कहते थे ये बहुत महँगा मुल्क है ये वो, तो इस तरह नहीं सर्वाइव होता, अकेले कैसे सर्वाइव होगा। फिर उसके बाद मैंने पॉज़ कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं चलो एटलीस्ट एक चांस तो देना चाहिए ना इंसान को, अगर एक अपॉर्च्युनिटी आती है। फिर मैंने वैसे ही फिर से मैंने अप्लाई किया। अब इस टाइम मैंने जो है उसी कंपनी में डेंटल नर्स के लिए अप्लाई किया था। जब मैंने वो डेंटल नर्स के लिए अप्लाई किया, उसने फिर मेरा इंटरव्यू लिया एक दफ़ा। फिर उन्होंने कहा ठीक है अब आप आ सकते हो। फिर मैंने बाबा से कहा कि चलो दूसरी दफ़ा मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो जाके चेक करना चाहिए कि क्या है, एक रिस्क तो ले सकती हूँ ना। तो ये करती हूँ कि रिस्क लेती हूँ, अगर तो नहीं भी हुआ तो कोई इश्यू नहीं है। एक अच्छी एक मोटिवेशन मिलेगी कि चलो एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, कल को मैं रिपेंटियर नहीं करूँगी कि मैं पछतावा नहीं होगा कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आई थी, अगर मैं चली जाती तो ये हो जाता, अगर ना जाऊँ तो वो फिर बंदा पूरी ज़िंदगी वही सोचता रहता है कि हाय मैं अगर चली जाती तो मेरी ज़िंदगी ऐसे हो जाती, ये वो, अब मैं नहीं गई। तो उस टाइम फिर मैंने पापा से बात की। मैंने कहा पापा कि इस तरह मेरा दिल है कि मैं जाके चेक करूं। तो फिर मैं यहाँ पे नवंबर में मूव हो गई थी, यहाँ पे मैं आई थी। अभी मुझे 4 मंथ यहाँ पे है। पापा आए थे मेरे साथ, सारा हमने प्रॉपर चेक किया और उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पे अकोमोडेशन है अच्छी है और मेरा अपना सेपरेट रूम है, कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वर्क बहुत अच्छा है, बहुत सेफ फुल कंट्री है, ऐसी बात नहीं है। पर ज़ाहिर-सी बात है मेरी एक फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के साथ चलना चाह रही हूँ। तो उस लिहाज से मेरा दिल है कि मैं अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर मेरा प्लानिंग यही है कि मैं देखूँगी कि मैं स्पेन वापस आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप कुछ सवाल मेरे माइंड में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने ग्राडो सुपेरियर किया, आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें। ये इहिene bucodental का है ना? हुँ। ये एग्जैक्टली होता क्या है? अच्छा, हिगिene बुकोडेंटाल होता है डेंटल, इसको स्पेनिश में तो हिगिene बुकोडेंटाल, हिगिनिस्टा डेंटाल कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट। डेंटल हाइजीनिस्ट जो होती है वो एक होता है डेंटिस्ट, उसके बाद आती है डेंटल हाइजीनिस्ट, उसके बाद आती है डेंटल नर्स।
तो मैं जो हूँ, मैं डेंटल हाइजीनिस्ट हूँ। डेंटल हाइजीनिस्ट का मेन जो काम होता है वो ये होता है कि आपके डेंटल हाइजीन के बारे में आपको रिकमेंडेशन देना, आपका डेंटल हाइजीन को हेल्दी रखना। अगर आप किसी भी ऐसी डिजीज से कर रहे हैं, मतलब आप क्योंकि डेंटल में बहुत ज्यादा डिजीज जो होती हैं वो स्टार्ट ही पुअर हाइजीन से होती हैं। तो हमारा ये काम होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमारी अपनी एक लिस्ट होती है पेशेंट्स की, हमारा प्रॉपर एक अपनी वो अखेंदा होती है, ठीक है, उसमें हमारे पेशेंट्स होते हैं, हमने उनकी क्लीनिंग करनी होती है। कुछ कुछ जगहों पे वो डीप क्लीनिंग भी करती हैं। डीप क्लीनिंग से मुराद ये होती है वो कुछ एनेस्थेसिया से होती हैं। वो स्पेन में एनेस्थेसिया जो है वो डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन अगर आप आयरलैंड या इंग्लैंड या किसी और मुल्क में हैं, तो आप एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट आप एनेस्थेसिया भी लगा सकते हैं। तो आप क्लीनिंग करते हैं बंदों की, आप पेरियोडोंटोग्रामा बनाते हैं उनका, मतलब देखते हैं कि उनकी कितना, क्योंकि ये मेन मसला ही सारा गम्स और दांतों का होता है। तो आप प्रॉपर उनको रिकमेंडेशंस देते हैं कि अगर ये है तो आपने कौन सा डेंटल पेस्ट यूज करना है, अगर आपको ये इशू हो रहा है तो आपने क्या करना है। वो पहले एक डेंटल हाइजीनिस्ट आपका एग्जामिनेशन करके फिर वो रेफर करती है, आपका डेंटिस्ट आपके डेंटिस्ट को रेफर करती है कि मैंने इस जगह पे मतलब ये देखा है कि ये रिसेशन है, गम्स की रिसेशन है। वो एक प्रॉपर नोट लिखती है डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटिस्ट को कि ये मसला है। फिर वो आगे डेंटिस्ट जो है वो प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट उन्हें बताता है, ये आपके केस में हो सकता है कि आपको सर्जरी करानी पड़ जाए, गम ग्राफ्ट कराना पड़ जाए, बिकॉज आपके जो सिया है वो बहुत नीचे है। या फिर एक दांत में उस जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो उस बंदे को एकदम से वो ठंडा गर्म लगे और आपने देखा कि यहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है, तो आप उसको डेंटिस्ट के पास रेफर करते हैं कि ये जो है इस दांत में ये है, तो वो फिलिंग का बताएंगे या रूट कनाल का बताएंगे, तो एक किस्म का वो रेफर करती हैं आगे, क्लीनिंग ओके करती हैं। ओके, अच्छा। जब आपने ग्राडो जो मेडियो किया था वो आपने किया था ऑक्सिलियर इंफर्मेरिया, राइट? हाँ, उसके बाद फिर आप इस डेंटल फील्ड में कैसे शिफ्ट करती हैं? ऑक्सिलियर इंफर्मेरिया जब हमने किया था तो ऑब्वियस सी बात है, एक दफा तो एक तरफ तो नहीं हम देख रहे थे, हमने काफी और चीजें देखी थी। रेडियोलॉजिया थी, इंटीग्राción सोशियल थी, डॉक्यूमेंटाción एडमिनिस्ट्रारिया थी। हमने जाना किसी सैनिटारियो में ही था, दोनों बहनों ने। बस हमने ये देखा कि चलो देखते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शन है। तो सबसे ज्यादा जो हमें बेस्ट था वो ये लग रहा था एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट। इसमें काम तो होता ही होता है, लेकिन आपको जो फिजिकली आपका ज्यादा काम नहीं होता। एज द ऑक्सिलियर इन्फर्मेरा आपका फिजिकली काम बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें यह है कि मेंटली काम होता है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि आपके सामने कोई भी पेशेंट आ सकता है जो इस तरह है उस तरह। तो वो फिजिकली तो चलो उतना थकावट नहीं होती है आपको, लेकिन आपको मतलब इस तरह से भी था। और मतलब एक क्लीन आरामदेह, मतलब उस तरह तो नहीं आरामदेह काम था, लेकिन अच्छा एक फील्ड लग रही थी। डेंटल क्लिनिक में था और मतलब सही है, आपके अपने पेशेंट होंगे, आपको डॉक्टर रेफर करेंगे क्लीनिंग के लिए, तो एक अच्छा एक आता है। अगर फार्मेसी का देखे, फार्मेसी और वो ये भी था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी बहुत ज्यादा होंगी। वर्ल्ड वाइड भी हम देख रहे थे कि ऐसा कोई प्रोफेशन हो जो वर्ल्ड वाइड भी अच्छी उसकी प्रोग्रेस हो। फार्मेसी का देखे तो फार्मेसी है कि हर मुल्क की अपनी दवाइयां हैं, हर मुल्क का अपना एक रेंज है। आप अगर इधर किया हुआ फिर भी आपको उधर जाके कुछ ना कुछ ऐसा उनकी पढ़नी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। जो डेंटल का होता है वो यही होता है कि हर जगह का सेम प्रोसीजर होता है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और आपको वो उस मुल्क की लैंग्वेज आनी चाहिए और बस आप स्टार्ट कर देते हैं तो जॉब आप करना। ये सारा कुछ यानी कि सब कुछ देख के आपने डिसाइड किया हाँ था हाँ, या ये मतलब बाद हाँ, में फिर समझ आया? हाँ, ये सब कुछ जो है मतलब प्री प्लान्ड होता है। मतलब फादर मेरे सारे हमारे मतलब बैठते हैं, हम दोनों, हम सब बहनें बैठती हैं और पापा हमारे से बात करते हैं, ये इस तरह है बेटा, तुम ये कर लो, इसमें ये है, इसमें ये है, इस तरह हम लोग प्रॉपर वो बात करते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि हम लोग एक दूसरे से शेयर ना करें। इवन तो जब भी मेरे एग्जाम होते थे, मैं पापा को बताती थी, पापा आज इस एग्जाम में मेरा इतना आया नोता, ये आया। पापा कहते थे अच्छा इसमें थोड़ी और मेहनत कर लो, ये हो गया, इस तरह हो गया। मतलब सब हम लोग खुद डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नहीं, करते मतलब हैं। मेरे कहने का मतलब कि आपने प्रॉपर इस पे यानी कि रिसर्च की थी, इस पे हाँ बैठ के मतलब, सोचा था कि ये हाँ पापा, डिसाइड करना, हाँ इसके ये रीजंस हैं। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन सोशल में भी होगा, क्यों मैं कहूँ बाकी में भी होगा, लेकिन हमारा उसका इंटरेस्ट नहीं जा रहा था। तो हम बहनों का ये इंटरेस्ट था कि चलो ये डेंटल का है, ये एक नया है। उसमें पापा ने कहा था कि इसमें देखना आज नहीं, लेकिन कल इसमें बहुत ज्यादा जो है वो लोग करना चाहेंगे। सेम ऐसा हुआ था ऑक्सिलियर फिर मेरा में, मेरा बड़ा बैड एक एक्सपीरियंस भी रहा कि
जब हमने ऑक्सिलियर इन्फर्मेरा का स्टार्ट किया था कोर्स, तो जिधर हम रहते थे उधर बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि हाय आप अपने बच्चों को ये क्या करवा रहे हैं, क्योंकि उसको नहीं एक अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। लेकिन अगर हम देखें तो एक एज अ प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और एक सदका जारिया एक किस्म का कर लें, क्योंकि डॉक्टर जो भी मेडिकल की फील्ड में आते हैं ना, उनकी एक रिस्पेक्ट अलग ही जगह पे है, क्योंकि अगर वो ना हो तो हम लोग किस तरह सही रहें। तो मेरे पापा ने वो बातें बिल्कुल नहीं सोची। उन्होंने कहा पुत्र ये इस टाइम क्रिटिसाइज तुम लोगों को करेंगे, लेकिन कल को ये अपने बच्चों को ही यही पढ़ाएंगे। और यकीन माने जो जो उस टाइम क्रिटिसाइज करते थे उन्होंने आगे अपने बच्चों को उसी फील्ड में ही डाला, और वही अब कोर्सेज करवा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डीमोटिवेट करने वाले बहुत होंगे, लेकिन आपका माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए, और आपको होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगी। मोटिवेशन आपको होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है आपको फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है ना, तो बाकी जो भी आपको जो मर्जी बोले ना, आपको वो अफेक्ट नहीं करता मेंटली। आप फिर भी आगे जाते जाते हो। तो अच्छा, बस तो इसके अलावा आप जैसे बता रहे हैं ये डेंटिस्ट की तरह होता है ना, या आप एज अ प्राइवेट प्रोफेशनल जॉब करते हो आप? नहीं, मतलब वो हाँ बाहर के मुल्कों का डिफरेंट है। स्पेन में डिफरेंस है। स्पेन में जो आप है बताएं। आप अच्छा, स्पेन में और आयरलैंड में जैसे आप हैं अभी, क्या डिफरेंस है? अब स्पेन में ये है कि उधर मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं है ऑटोनोमा ट्राबाहो करने का, मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने एज उसमें नहीं किया। लेकिन यहाँ पे डेंटल हाइजीनिस्ट एज अ मिनी डेंटिस्ट है इधर आयरलैंड में। ठीक है, यहाँ पे आप एनेस्थेसिया कर सकते हो। तो जो एनेस्थेसिया करता है वो तो एक किस्म का मिनी डॉक्टर ही समझ लो हो गया। तो आप उससे अलावा आपके मतलब काफी पेशेंट्स आते हैं आपके पास, आप उनको ट्रीटमेंट करते हो। उसके अलावा इधर आप अगर चाहो तो ये ऑप्शन होता है कि आप एक्स्ट्रा अगर आपने कहीं और आपने पर आवर आपने नहीं करना, तो आपको कमीशन पे भी वो करते हैं कि पर पेशेंट आपको कमीशन मिलेगा सेम एज ए डेंटिस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट है। स्पेन में उस तरह नहीं है। स्पेन में आपकी प्रॉपर एक सैलरी है, आपको वो सैलरी पर मंथ आपको मिलनी है और बस। लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सी क्लिनिक हो, क्योंकि जिस क्लिनिक में मैं काम करती थी वहाँ पे डेंटल हाइजीनिस्ट जो है उनका अपना एक खंदा होती थी, और वो सिर्फ क्लीनिंग करती थी और कभी कभी ऑर्थोडोंसिया में हेल्प कराती थी डेंटिस्ट की। कुछ क्लिनिक में आप वो डेंटल नर्सेज रखते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डेंटल हाइजीनिस्ट रखते हैं, जो कि सिर्फ सारा काम करती है, डेंटल डेंटल हाइजीन भी करती है और प्रोसीजर्स में भी ट्रीटमेंट में भी हेल्प कराती है डेंटिस्ट की। अच्छा, और डिफरेंस बिटवीन डेंटल हाइजीनिस्ट एंड डेंटल नर्स? डेंटल हाइजीनिस्ट का डिफरेंस ये है कि डेंटल हाइजीनिस्ट डीप क्लीनिंग करती है, डायरेक्ट आप एक पेशेंट के माउथ में वर्क करती है, और डेंटल नर्स वो नहीं करती। डेंटल नर्स जो है वो प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स करती है, उसके अलावा ओके। स्टेरिलाइजेशन करती है, वो उसके अलावा सक्शन वगैरह करती है, उसके अलावा जो भी क्लीनिंग्स वगैरह आफ्टर एवरी पेशेंट वो सब करती है, डिसइंफेक्शन वगैरह ये सब। मतलब वो एज अ हेल्पर होती है डेंटिस्ट के। जो डेंटल हाइजीनिस्ट होती है उसकी अपना एक रूम होता है प्रॉपर, उसकी अपनी एक लिस्ट होती है पेशेंट्स की। वो अपना खुद ही पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, उनके साथ बातें करती है, उन्हें रिकमेंडेशंस देती है, उनके साथ काम करती है। उनके जो माउथ में है वो डीप क्लीनिंग करती है, नॉर्मल क्लीनिंग करती है, स्केलिंग करती है। उसके अलावा उन्हें बताती है कि अगर आपको ये हो रहा है तो आप ये यूज़ करें, अगर आपके बच्चे का ये इशू है तो आप ये करवाएं। फ्लोरिजासियोन भी करती है बच्चों में। तो मतलब उसका काम जो है वो डेंटल नर्स से थोड़ा ऊपर होता है, ओके ओके ओके। क्योंकि उसकी अपनी एक लिस्ट भी होती है ना पेशेंट्स की। अच्छा, इसके अलावा अब आप जैसे बात कर रहे थे, आपका एक्सपीरियंस लोगों के साथ कैसा रहा है? एक स्पेनिश आपने शुरू में बताया कि कुछ लोग थे जैसे टीचर ने आपको डिमोटिवेट किया, बट ज्यादातर आपको मोटिवेशन ही मिली है हाँ, ज्यादातर। वो उसी एक सीखने गया था, बाकी सब ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था, बहुत ज्यादा। और उसके अलावा जो हमारी देसी कम्युनिटी, आई डोंट नो आपका कितना इंटरेक्शन रहा है ड्यूरिंग योर स्टे हियर, जब से आप इधर मूव किए थे, कितना इंटरेक्शन रहा है देसी कम्युनिटी से और कैसा रहा है? देखिए मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा सोशल रही हूँ, और मेरी मदर जो है माशाल्लाह बहुत सोशल हैं, वो भी उनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। और अक्सर औकात ये होता था जो भी वो नई उनकी कोई भी फ्रेंड आती थी तो वो मतलब हमेशा हमें कहती थी कि आप बेटा आओ हमारे साथ जाओ, हमारे साथ जाके ये हमारा सीता है तो इस सीते में हमारे साथ चले जाओ, इस सीते में हमारे साथ चले जाओ।
और ऑब्वियस सी बात है, वो स्टार्ट में पूछती थी फिर आप क्या स्टडी कर रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो। बहुत सी औरतों ने क्रिटिसाइज भी किया, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोगों ने मोटिवेट भी किया, माशाल्लाह अच्छी बात है, आप आगे करो, ये अच्छी बात है, पढ़ रही हो। बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा इसमें तो ये भी होता है, मैंने तो ये भी सुना है। बस वो लोगों ने जो बातें सुनी होती हैं फिर वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहे होते हैं कि अच्छा ये भी है, मैंने तो सुना है ये भी करा रहे हैं, मैंने तो सुना है वो भी करते हैं, तो तुम कर लेती हो, तुम करवा देती हो, ये कर लेती हो। वो फिर बंदा कहते कि अब मैं क्या इस बात का जवाब दूं। वो फिर बंदा एक एक टाइम पे होता है कि वो चुप कर जाता है, कहता है आंटी बस मुझे अच्छा लगा है, मैंने कहा कि बस मैं कर लूं। और देखा जाए तो प्रोफेशन वाइज अगर आपका माइंड अच्छा हो ना, तो वो कोई भी काम गंदा या बुरा अच्छा हम्म, मतलब वो नहीं होता। हम्म, आपको उस काम को हमेशा अच्छे तरीके से लेके जाना चाहिए। कोई भी इंसान अ, खुशी से बीमार नहीं होगा, एग्जैक्ट। अल्लाह ताला की तरफ से ही आती हैं मुश्किलें। जिस दर मैंने मेरा जो है मेरा बेटा भी स्पिरिट साथ में ही हुआ था, तो मेरी उन्हीं जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस की थी, उन्हीं कोलीग्स ने मुझे इतना उन्होंने मेरा ध्यान दिया, उतना मुझे उन्होंने मेरी केयर की कि मैं बता नहीं सकती, वो इतनी खुश थी। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। और अगर आप उस काम को सदका जारिया समझ के करते हो ना, तो एक तो उसको आपको प्लस पॉइंट, आपको स्वाब तो मिलता ही मिलता है, आपके लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही रिस्पेक्टिव प्रोफेशन है, ये हमारे मुल्कों के लोगों ने इसको बहुत गंदा समझ के रखा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत ही इज्जत वाला एक प्रोफेशन है, इसको बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कि अगर आप कहते हैं कि आपकी बीवी को या आपकी बेटी को कोई लेडी डॉक्टर करे, तो आप अपनी बेटी को भी लेडी डॉक्टर बनाएं, इस काबिल बनाएं कि कल को वो भी किसी को करे। अगर आप यही सोच रखेंगे तो फिर आपको कौन देखेगा इस तरह, अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो। और इस सब में फिर आपको सवाल किए जाते थे और बोला जाता था कि आप क्या पढ़ रही हो, ये किस तरह पढ़े हैं, उसमें आपके पेरेंट्स किस तरह की सपोर्ट होती थी, वो किस तरह आपको मोटिवेट करते थे? नहीं, क्योंकि मेरे फादर और मेरी मम्मा को मसला नहीं था ना। हम्म, होता इशू कि आपके फादर अगर या आपके पेरेंट्स की तरफ से कुछ हो, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए वो प्रोफेशन चूज किया तो उन्होंने कुछ अच्छा देखा ही होगा कि ये अच्छा प्रोफेशन है। और इसमें देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड इसमें बहुत ज्यादा जॉब्स ऑफर आती हैं। नर्सिंग ऐसी एक प्रोफेशन है जिसमें कभी आपको जॉब खत्म नहीं होगी, हमेशा उनको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप। और ऑक्सिलियर दिन फिर मेरा स्पेन में तो इस तरह के यहाँ तो ये एज मतलब कि यहाँ पे डेंटल नर्स बनने के लिए भी आपको एक यूनिवर्सिटीज में जाके यूनिवर्सिटी करनी पड़ती है। हमारा स्पेन तो बहुत अच्छा है, मैं ये बोलती हूँ कि हमारा स्पेन बहुत ज़्यादा अच्छा है इस मामले में कि उन्होंने हमें देखो दो कामिनोस दे दिए। अगर आप नहीं कर सकते बच्चीरा तो यूनिवर्सिटारियो नहीं कर सकते, उसके बाद आप ग्रादोस कर लो, डायरेक्ट आप प्रोफेशन हम्म, मेंटर हो, जो अपने हम्म, काबिल बनो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद के लिए कमाओ, खुद के लिए खाओ, अपने वालदैन को भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो। तो वो एक डायरेक्ट आप एक उसमें चले जाते हो, जैसे ही आप एक प्रोफेशन में जाते हो ना, आप उसको पढ़ना शुरू करते हो, आपको खुद मजा आता है कि अच्छा अब मैं ये करूंगी, अब मैं वो करूंगी, आप आगे बढ़ते जाते हो, फिर स्टॉप नहीं आता आपकी जिंदगी में, फिर आप आगे बढ़ते जाते हो, फिर आपका ये होता है कि अब ये भी करना है, वो भी करना है। और इवन तो अभी भी मेरा बहुत दिल है कि मैं आगे इंशाल्लाह अपने ड्रीम परस्यू करूंगी, मैं आगे अपना पढ़ूंगी। अगर मैं यूनिवर्सिटी में ना भी हूँ तो मैं कोई ना कोई और कोर्सेज करूंगी, आप लेकिन मैं क्या स्टडी क्या कंटिन्यू क्या करूंगी। बनना चाहते हैं आप, आगे के क्या प्लान्स हैं माइंड में? उफ, आगे तो बहुत ज्यादा दिमाग में इधर उधर सिस्टम चल रहे हैं, अभी इस टाइम तो कुछ पता नहीं है, लेकिन दिल है मेरा कि आगे पढ़ना है, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अगर देखूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है एज एज अ मदर, बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे अभी जो आपके मेरा बेटे आपके साथ है या वो नहीं स्पेन में है? नहीं वो है। वो मेरा बेटा उधर है। तो 6 मंथ, अभी 4 मंथ मेरा स्टार्ट है इधर आयरलैंड में, अकेली हूँ मैं बिल्कुल। और कहने का मकसद ये है कि जाहिर सी बात है, मैंने जो मेरी जिंदगी थी उसको एक अपना प्रॉपर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया है, और अपने आप को इतना बना लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा रही हूँ इज्जत से और ये वो। अब मेरा जो है मेन गोल ये है कि मैं अपने बेटे को
फुल प्रॉपर टाइम दूं। और मेरा ये था कि यहाँ पे आती हूँ, चलो एक्सपीरियंस ही होगा, एक गेन एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगर यहाँ से मैं वापस भी जाती हूँ तो ये नहीं कि मैं यहाँ से वापस इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे उस तरह मुझे पसंद है, लेकिन इशू ये है कि मैं अभी अफोर्ड नहीं करना चाह रही यहाँ पे आना अपनी फैमिली के साथ। उस तरह मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं चाह रही हूँ कि फुल प्रॉपर टाइम अपने बेटे को दूं, साथ जॉब भी करूंगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी मेरा जो मेन पर्पज है वो ये है कि अपने बेटे को प्रॉपर उसके साथ रहना, क्योंकि ये उसी की एज यही है कि उसको मेरी क्या जरूरत एज है बेटे की आप? है। 3 साल है माशाल्लाह, 3 साल तो का मेरा बेटा। वो मिस हाँ करता है हाँ जो होता है माशाल्लाह, हमें। क्योंकि मेरी बिगेस्ट सपोर्ट जो है मेरे फादर मदर, मेरी सिस्टर्स हैं उनको, मेरे बेटे को बहुत अच्छा मतलब किया हुआ है। मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह, जाहिर सी बात है इधर मैं आई हुई हूँ और वो उधर हैं, तो प्रॉपर उसको देखते हैं वगैरह सब करते हैं। और फिर मेरे फादर मदर वो बिल्कुल उसको ऐसा ऐसा रखते हैं जैसे वो उन्हीं का बेटा है, फर्स्ट बेबी है हमारी फैमिली का, तो जाहिर सी बात है वो फिर अलग ही एक उसका होता है। तो मेरी सिस्टर्स बहुत अच्छी हैं, दोनों छोटी हैं, मतलब वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे, पर वो भी सेम उन्होंने भी यही किया है। एक ने तो बच्ची अच्छा, रातों करके, मतलब चारों बहनों ने सेम ही फील्ड चूज किया आपने? मेरी जो फर्स्ट सिस्टर है ना उन्होंने डेंटल हाइजीनिस्ट किया है मेरी तरह। जो सेकंड जो मेरे से थर्ड वाली है फातिमा, उसने जो है किया है ग्राडो मेdio de auxiliar de enfermería, उसके बाद उसने ग्राडो सुपेरियोर de óptica de Ulleras का किया है, ओके। जो ऑप्टिकल एंड लेंटिस ग्लासेस की टेक्नीशियन है वो। तो उसने वो हम्म। किया और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है, वो जॉब कर रही है, सॉरी, उसमें एक ऑप्टिशियन जो है उधर शॉप में। उसके अलावा भी वो इसी साल एक और ग्राडो सुपेरियोर करेगी इंशाल्लाह, फ्यूचर में वो और पढ़ेगी। और जो फोर्थ सिस्टर है उसने किया था बच्चीरातो की थी, लेकिन क्योंकि एक्सेस अभी बहुत ज्यादा नोटा साल्टोस हो गए हैं, तो हम उसका साल ना जाया करने के लिए हमने उसको भी टेक्निको सुपेरियोर दे ऑप्टिका दे ये रस उसी में ही डाला है। दो एक मतलब दो हाँ, दो एक और दो दूसरी, मतलब हमने दोनों दोनों को दोनों में सेम सेम हमने किया हुआ है। डिवाइड कर दिया। ओके ओके, नाइस। अच्छा, अब फिर आई डोंट नो आप इस पे बात करना चाहेंगे कि नहीं, अगर आप नहीं करना चाहें तो हम नहीं करेंगे इस पे। आपके हस्बैंड की सपोर्ट और आपके हस्बैंड का साथ देना, इसमें ये उसका कितना हाथ है? अब आपकी अपनी एक फैमिली लाइफ है, आपका एक बेबी है, हस्बैंड है, हम्म। और फिर उसमें स्टिल आप अपनी एक ड्रीम परस्यू करना चाह रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट कि एक लाइफ पार्टनर जो होता है आपका, वो आपको प्रॉपर सपोर्ट दे, नॉट जस्ट इमोशनल सपोर्ट, आप वो एक वहां पे हैं, बेबी की केयर भी कर रहे हैं। वो ऐसा ही कितना है। उसका कितना बड़ा हाथ है इसमें? जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं डेंटल हाइजीनिस्ट सारा कर लिया था, वो सारा पूरा जो था सपोर्ट वो सब मेरे फादर का सब हुआ था। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे थे, जब मेरा बेटा 9 महीने का था तो वो स्पेन आए थे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ स्पेन आए थे। तो जाहिर सी बात है जब जॉब मैंने स्टार्ट की तब भी उन्हें कोई इशू नहीं हुआ, उनका मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है और वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस मामले में। उन्होंने कहा कि अगर आपका दिल है तो आप जाओ, जाके चेक कर आओ। जाहिर सी बात है इंसान को अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती लाइफ में, और वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, उन्हें कोई इशू नहीं हुआ इस चीज में। और जाहिर है हम लोग रहते इकट्ठे हैं क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ, कंबाइंड रहते हैं, इस वजह से भी सपोर्ट ये था कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो मुझे उस तरह टेंशन नहीं हुई कि मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ के जा रही हूँ। और जाहिर है वो उसके फादर हैं तो उसने उनने प्रॉपर वो केयर करेगा, तो मुझे इतना था कि भाई एटलीस्ट मैं नहीं हूं तो वो है, तो उसको केयर करने के लिए तो चलो एक ट्राई करते हैं। तो सपोर्ट तो हस्बैंड की काफी मेरी लाइफ में रही है, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत सपोर्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं। और अभी भी बल्कि वो कहते हैं कि अगर आपका दिल नहीं करता तो आप आ जाओ वापस, कोई इशू नहीं है। मैं बल्कि अब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ 4 महीने हो गए, मैं 2 दफा वापस भी जा चुकी हूँ अपने बेटे के पास। मेरा ये होता था हर महीने के बाद ना लास्ट में 1 वीक में जाके रह कर आती हूँ। दिसंबर में मैं गई थी, अभी मैं फिर जनवरी में मैं फिर चली गई थी, अभी मैं मार्च में आऊंगी फिर से ईद पे। मतलब मैं इतनी कमी महसूस ही नहीं होने देती अपनी। और माशाल्लाह मेरा बेटा भी इतना, अल्लाह ने उसके दिल में सब्र दिया हुआ है, वो इतना माशाल्लाह तेज है कि उससे पहले ही पता लग जाता है कि मेरी मम्मा जो है वो चली जाएगी। तो वो जब वीक का होता है पीरियड उसमें वो मुझे छोड़ता नहीं है। जैसे ही वो एक दिन पहले का होता है जब मैं चली जाती फिर वो मुझे भूल भूल जाता है, कहते हैं मम्मा, कहते हैं मम्मा वो घर पे वो नहीं फिर पूछता किसी से, वो पूछता नहीं किसी से मामा किधर है, उसे पता लग जाता है।
अभी भी बोलता है मामा एयरपोर्ट, मामा मामा एरोप्लेन, क्योंकि उसने मुझे देखा है कि मैं एयरपोर्ट से आई थी, तो मुझे कहता है नानू कितने घंटे ना। की फ्लाइट है? सॉरी सॉरी। 2.5 घंटे की लगती है, ढाई है घंटे ना, जल्दी मतलब इतना वो भी हाँ इतना दूर नहीं लॉन्ग है ना, डिस्टेंस भी नहीं इतना है। दूर नहीं है, हाँ इतना दूर नहीं है। तो 2.5 घंटे की है ना, तो कहता है नानू आई वॉन्ट टू गो टू एरोप्लेन, आई वॉन्ट टू गो टू एयरपोर्ट, मामा एयरपोर्ट, ऐसा बोलता है, मतलब इंग्लिश बहुत बोलता है वो। इसी वजह से उसकी इंग्लिश देख देख के ना मुझे इतना हुआ, मैंने कहा चलो एटलीस्ट अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई है, चलो मैं जाके देखती हूँ ना कि कैसा है, मुल्क कैसा है। एक बंदे को एक्स्ट्रा वो मिल जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है आपका, लाइफ चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत आप और फिर कैसा रहा है सीखो। आपका ये एक्सपीरियंस 4 महीने का अकेले रहना एक अलग मुल्क में? आपको ऐसे लगा कि जैसे जब आप 14 साल की उम्र में स्पेन आए थे वैसे न्यू स्टार्ट लगा, या ये वो सेम एक्सपीरियंस नहीं था? नहीं ऐसी बात नहीं है, न्यू स्टार्ट तो जाहिर सी बात है लगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हम्म। जो कंपनी है बहुत जबरदस्त कंपनी है, बिगेस्ट डबलिन में कंपनी है, और बहुत अच्छे हैं सारे मेरे साथ, बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और रही बात इंग्लिश वगैरह की, तो इंग्लिश मुझे मेन प्रॉब्लम तो लैंग्वेज की थी ही नहीं, क्योंकि मुझे इंग्लिश माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। तो इतना मुझे इशू नहीं हुआ, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हुआ कि खाने वगैरह का, चीज़ों का, थोड़ा मैं अपने बेटे को याद करके बड़ी उदास रहती थी, वो बहुत था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक मदरहुड होता है, आपको याद तो आती है अपने बच्चों की। तो बस वो जब बीमार हो तो अक्सर वो फिर फोन करते थे कि ये आज बीमार है, फिर मेरा दिल होता था कि बस अब मेरा दिल है कि बस छोड़ दो, आ जाती हूँ, वापिस आ जाती हूँ। फिर पापा मामा कहते थे कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम क्यों टेंशन लेती हो, वकास कहते थे मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ये। फिर मैं थोड़ा कहती थी चलो अब 1 महीना और देख लेती हूँ। वो आस्ता 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 करते करते अल्लाह ने दिल में सब्र डाल ही दिया है, और अभी देखें 4 महीने होने ही वाले हैं। तो मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अगर सरवाइव कर रही हूँ ऑल बाय माई सेल्फ, तो वो भी बड़ी एक हिम्मत की बात है। एक बच्चा बिल्कुल। बच्चा छोड़ के एक औरत यहाँ पे बिल्कुल किसी को ना जानते हो, और बिल्कुल ऐसे रहे जैसे बस अब ये किसी का घर है, बिल्कुल मैं सेटल हो गई हूँ। पर मसला ये है कि मैं अभी खुद लॉन्ग, क्या पता मैं फ्यूचर में वापस आने का सोचूं, लेकिन अभी मैं अपने मनी को इतना नहीं करना चाह रही, मैं पैसों का नहीं है मुझे, जिंदगी में सुकून होना चाहिए, इंसान अपने फैमिलीज के पास होना चाहिए। मैंने अपनी एक ड्रीम थी, वो मैंने अपना एक परस्यू कर लिया, अपना ड्रीम कंप्लीट कर लिया, बस मेरे लिए वो ही बहुत है। और मेरे लिए एक वो प्लस पॉइंट आ गया मेरे पास, यहाँ का एक्सपीरियंस आ जाएगा सीवी में लगाने के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए मेरे पास वो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे न्यू टेक्निक सीखी हैं, न्यू चीजें सीखी हैं जो कि मैंने स्पेन में नहीं देखी थी, और बहुत ज्यादा वो चीजें मैंने सीखी हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ गया उसका। और मेरी इंग्लिश बहुत हद तक मतलब इम्प्रूव हो गई है। अगर अभी मैं बोलूँ भी तो उस तरह की जैसे मतलब मैं यहाँ पे प्रॉपर रह रही हूँ उस तरह मेरी लैंग्वेज एक्सेंट डिफरेंट हो गया उस तरह का। तो रिग्रेशन तो कोई भी नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, मोटिवेशन ही होगी कि आगे जाना है, स्पेन जाना है। और जो ये मैंने मेरे पास जो थोड़ा स्पेयर टाइम था उसमें मैंने यही किया कि चलो टिकटॉक में स्टार्ट कर लिया, पहले वो फिल्टर के साथ आस्ता 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 मैंने कहा कि लोगों को पता तो हो कि हफ्सा है कौन, मतलब कि भी हम अगर अच्छा, किसी से पूछे वो तो है एक्सपीरियंस कौन। कैसा रहा है? लोग आके पूछते हैं? हाँ मतलब वो कहते हैं आपका क्लिनिक किधर है, आप अपना क्लिनिक बताएं, तो बड़ी खुशी होती है। कहती हूँ कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अल्लाह ने इतना दिया कि तो करेंगे, क्यों नहीं परस्यू अपना इसको भी करेंगे, क्लिनिक बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो इस तरह कोई प्लान नहीं है। लेकिन लोग पूछते हैं, बड़ी खुशी होती है, कुछ कुछ कहते हैं डॉक्टर साहिबा, मैं इस तरह मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन मैं डेंटल हाइजीनिस्ट। लेकिन मैं आपको फिर भी, आपका क्या सवाल है, देखें मोस्टली हमारी जो स्पेन में कम्युनिटी है ना, वो पाकिस्तानी, उनको इन बातों का नहीं पता। हमारा जो ओरल हाइजीन है ना वही सबसे पहले आता है, फिर हमारा बॉडी आती है। क्योंकि अगर हमारा ओरल हाइजीन ही नहीं ठीक होगा ना, तो हमारी जो बीमारियां हैं ना वो बनती ही इसी वजह से हैं बॉडी में। तो उसमें गाइड करने वाला कोई भी नहीं है ना, क्योंकि मैंने वहां पे जब स्पेन में काम किया ना, बहुत से लोग आते थे बेचारे, वो उन्हें समझ ही नहीं आती थी, उन्हें पता ही नहीं होता था। तो इस पूरे दौरान मैं ट्रांसलेशन में भी बहुत रही हूँ। जब मैं प्रैक्टिकल करती थी हॉस्पिटल में, तब भी वो मुझे स्पेशल बुलाते थे, हफ्सा इधर आओ, तुम्हारी ये कम्युनिटी के बंदे हैं, इनको ट्रांसलेशन कर दो। बड़े खुश होते थे। जब मैं अपनी जॉब में होती थी दूसरी डेंटल क्लिनिक में,
मुझे वो माइक्रोफोन में बोलते थे हफ्सा रिसेप्शन में आओ, ये लड़की है इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको इंग्लिश आती है, इसे इंग्लिश में बताओ ये सारा। तो मैं जब वो बताती थी ना तो लोग मुझे देखते थे, बड़ा वो करते थे। मेरा ये था कि चलो अभी स्पेयर टाइम है, कुछ ना कुछ वीडियोस बना के बंदा डालता है, लोगों को एक थोड़ा गाइड करता है कि भी ये आप को जो है अपना ओरल हाइजीन सही करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर आपको ओरल हाइजीन बिल्कुल ठीक ना हो तो आप पूरे दांत, आपके जो हेल्दी दांत होते हैं वो आपके सब गिर जाते हैं अच्छा, बिकॉज ऑफ ब्रशिंग करते। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या टिप्स देंगी, बेसिक जो सबको करनी चाहिए अपनी डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, जो बेसिक होती हैं, कि वो तो बाकी दूसरों का इंडिविजुअली देखना पड़ता है, हाँ होगा वो आई तो गेस। देखना पड़ता है। बेसिक ये होती हैं कि आप 3 टाइम्स अ डे, मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 3 टाइम्स अ डे डेंटल अपना जो है ब्रशिंग करनी है 3 मिनट्स के लिए। अक्सर औकात हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल फटाफट तेजी तेजी में 1 मिनट भी नहीं लगाते और बस अल्लाह हाफिज इस तरह कर देते हैं। ये नहीं करना, 3 टाइम्स आपने ब्रश करना है, ठीक है। अगर आप 3 टाइम नहीं भी कर सकते तो आप सुबह और रात को जरूर करें। और अगर आपको मैनुअल ब्रश से इश्यू होता है, आप समझते हैं कि आप उस तरीके से क्लीनिंग नहीं कर पा रहे, तो आप ओरल बी का इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज कर सकते हैं। i6 जो है वो बहुत अच्छा एक डेंटल ब्रश है इलेक्ट्रिक, जो कि आप जब यूज करेंगे, अगर आप कहीं जगह पे ज्यादा भी वो प्रेशर से कर रहे हैं तो वो आपको एकदम से अलर्ट करता है कि यहाँ पे आपने आस्था करना है, क्योंकि आपको पता नहीं होता। आप अक्सर औकात जब तेजी में ब्रशिंग करते हैं तो आप रिसेशन कर रहे होते हैं अपने गम्स की, तो वो जो हमारे गम्स है वो नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात लोगों को शिकायत होती है कि हमें ठंडा और गर्म लगता है। वो इसी वजह से लगता है क्योंकि आप बहुत एग्रेसिवली ब्रशिंग कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि आप अपने जिंदगी में थोड़े और पैसे लगा के थोड़ा अच्छा डेंटल पेस्ट यूज कर लें। अगर तो आपको कैविटी की बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि आपको बहुत ज्यादा कैविटी है तो फ्लोरोकार्डिल यूज करें। अगर आपको ब्लीडिंग होती है, आपके जब आप ब्रश करते हैं, बहुत से लोगों को ये होता है कि ब्लीड बहुत होती है उनके गम्स, तो वो जिंजी लासेर यूज करें। अगर नॉर्मल यूज के लिए आप पाराडोन तक्स यूज कर सकते हैं या कोई भी अच्छा फ्लोराइड डेंटल पेस्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज जो हम छोड़ देते हैं वो है कि डेंटल फ्लॉसिंग, जो कि डेंटल फ्लॉस बहुत एक जरूरी हमारे डेंटल हाइजीन में जरूरी है कि आपने डेंटल फ्लॉस जरूर करनी है। वो आपने जो हमारे इंटरडेंटल जो स्पेस होती हैं, दांतों के जो साथ जुड़े होते हैं, उस जगह को साफ करने के लिए होती है। वो एक थ्रेड टाइप होती है, एक पतली सी धागा होता है जो कि आपने यूज करना होता है। अगर आप वो भी नहीं यूज कर सकते तो आप इंटरप्रोक्सिमल ब्रशेस यूज कर सकते हैं। वो छोटे से ब्रश होते हैं, वो आपने यूज करना है उन जगह पे जहाँ पे आपका ब्रश अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। और सबसे आखिर ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल में जो है टंग क्लीनर भी बहुत जरूरी है, वो यूज करना है। टंग क्लीनर जो है वो आपकी टंग को जो है साफ करेगा, और दूसरा ये कि आपको बदबू की शिकायत नहीं होगी। और उसके अलावा जितने भी जो बैक्टीरिया है वो हमारी जुबान पर आके बैठ जाते हैं, तो वो उससे से ही आगे सिस्टम सारा जो खराबी आती है दांतों की वो उधर से ही होती है। तो टंग क्लीनर जरूर यूज करें, बेशक रात को करके सो जाएं। अगर आपको थोड़ी नाउसियाज आती हैं तो चलें सुबह के टाइम नहीं करें, रात को करके, लेकिन एक टाइम आप वो टंग क्लीनर को भी इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको ना बदबू का हो मसला, और आगे और भी जो कैविटीज हैं वो बनने से बचाव हो जाता है, और कुछ नहीं। ये बेसिक मतलब है, हाँ, लेकिन मतलब इसमें आप मुझे इतना टाइम लग जाएगा, पूरे दिन में हम इसी में ही लगे रहे फिर। नहीं, मतलब आपने ब्रश देखे, आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद बेशक आप डेंटल फ्लॉस, अक्सर औकात जी में काडोना बेबी होते हैं, जी जी। आप वो यूज कर लें। वो यूज करने के बाद आपने बस एक फार्मेसी से टंग क्लीनर लेना है, वो आपने बस ऐसे जुबान पे करना है और बस मैक्सिमम आपने 5 मिनट्स देने हैं। आपने अपनी जिंदगी के 5 मिनट, आपने अपने दिन के 5 मिनट देने हैं प्रॉपर अपने दांतों को। वो 5 मिनट आपके फ्यूचर में आपके लिए मुश्किलें नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप वो डेंटल फ्लॉस यूज नहीं करेंगे, आप जो है ये टंग क्लीनर नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर हाइजीन नहीं करेंगे, आपको क्या होगा, जिंजीविटिस होगी। जिंजीविटिस जो है वो ब्लीडिंग करती है, गम्स इन्फ्लेमेशन एंड गम्स ब्लीडिंग करती है। वो आप क्या करेंगे, वो भी अगर आप नहीं करेंगे तो आस्ता 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 वो पेरियोडोंटल डिजीज में बन जाएगी, जिसको हम पेरियोडोंटिटिस कहते हैं, जो कि बोन लॉस, आपके रिसेशन करती है गम्स की, और मोबिलिटी कर देती है, आपके गम, आपके दांतों में स्पेस कर देती है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपके जो गम्स हैं वो नीचे की तरफ हो जाएंगे, आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी इतनी हद तक कि आप खाना भी नहीं खा पाएंगे, कुछ पी नहीं पाएंगे, आपको इतनी सेंसिटिविटी लगेगी, आपके दांत बिल्कुल प्रॉपर हिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होगा, आखिरकार वो आपके सारे दांत गिर जाएंगे। तो
वो आपने अपना ओरल हाइजीन ही अच्छा स्टार्ट से रखना है ताकि आप उस स्टेज में पहुंच ही ना पाए। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं, आई डोंट नो इफ आप बता सकती हैं कि नहीं, ये मिथ है या ये सच होता है? ये जो चीजें, फॉर एग्जांपल शुगर, चॉकलेट्स, ये जो चीजें होती है, ये ज्यादा खाने से दांत खराब होते हाँ, हैं, इनको इफेक्ट होता है? बहुत कॉफी ज्यादा कहते हैं कि कॉफी भी शुगरी कुछ चीजों से ही चीज। तो मतलब बहुत ज्यादा शुगर शुगर जो ऐसे है ना। देखें हमारा जो हमारा जो होता है ना इस्मालते, जो दांतों के ऊपर एक लेयर होती है, प्रोटेक्शन लेयर। ये होते हैं, देखें अब आप फर्ज करें कॉफी पीते हैं, एक एग्जांपल है, कॉफी पीते हैं आप लोग अक्सर औक़ात, हम कॉफी पी जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद हम कहते हैं हम बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, तो ये देखो हमारे दांतों में ना पता नहीं क्यों ऐसे निशान बन गए, क्योंकि आप कॉफी कैफीन का वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कुछ लोगों की जो तिनसियोनेस हो जाती है, काले काले निशान दांतों पे आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं? वो शुगरी चीजें बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, कोका कोला इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पीते हैं। उसके अलावा ये कैफीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके दांतों पे वो निशानात काले से बन जाते हैं। तो वो घर में इजीली नहीं उतर सकते, वो फिर आपको स्केल एंड पॉलिशिंग करानी पड़ जाती है, वो डेंटल हाइजीनिस्ट के पास टाइम लेना पड़ता है, वो क्लीनिंग करती है। कभी कभी वो बच्चों को आप शुगर दें ना, चूचेस खिलाएं उनको, देखें आप 1-2 महीने प्रॉपर खिलाएं तो आप बच्चों के दांत बिल्कुल खराब हो जाएंगे। कैविटी जो है आस्ता 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 बनती है, और फिर आधे से ज्यादा दांत खा जाती है। और अगर ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को ना स्टार्टिंग से ही हम अगर ये नहीं समझें कि ये इसके तो अभी बच्चों के दूध वाले दांत है, वो हम जैसे कहते हैं देसी बंदे कि अभी तो खैर है खाने दो, फिर जब प्रॉपर आएंगे तो फिर खैर है, वो भी बहुत गलत है। क्योंकि जो टेम्परेरी दांत के नीचे ही हमारा परमानेंट दांत होता है, अगर तो टेम्परेरी नहीं ठीक होगा तो परमानेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए आप ऐसा करें कि बच्चों को एक लिमिट में आप शुगर दें, और उनको भी सिखाएं कि आपने ये करना है। मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने प्रॉपर बताया था कि कौन कौन सी एज के बच्चों को कौन कौन से डेंटल पेस्ट जो हैं वो देने चाहिए, और बेबीज में कैसे आपने क्लीनिंग करनी है, कौन सा ब्रश यूज करना है। तो आप वो बच्चों को एक एज अ फनी एक्टिविटी सिखाएं। हमारे हमारे जो देसी पीपल हैं, हम लोग इन जगहों पे नहीं जाते। मतलब अगर देखा जाए स्पेनिश, वो बहुत अपने या किसी भी मुल्क के लोग जो हैं वो इस चीज को एज अ वो करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो फादर मदर का जो पेरेंट्स का रिलेशन होता है बच्चों के साथ, एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा होता है, एक एक्स्ट्रा रिलेशन बन रहा होता है, एक बॉन्डिंग बन रही होती है, उन्हें ट्रस्ट बन रहा होता है। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं आपकी फैमिली में और आपके लाइफस्टाइल में। आपको वो करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दें बच्चों को, कहें आओ आज हम ब्रश करें, गट्ठे ब्रश करें। वो एक फनी एक्टिविटी बन जाती है बच्चों के लिए, तो वो एक फनी एक्टिविटी के अलावा वो एक आदत बन जाती है, वो आदत अच्छी बन जाती है, वो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। 2-3 दिन आप ये करें, तीस चौथे दिन वो बच्चा खुद कहेगा मम्मा आज ब्रश नहीं किया, आओ आज ब्रश करें। तो वो बच्चे को आदत बन जाती है। तो ये जरूर करना चाहिए बच्चों में भी। और 6 मंथ बाद, हर 6 मंथ बाद जाके चेकअप करवाएं। और स्पेन में तो वैसे ही प्रीमियर विजिटा ग्राटिस है। प्रीमियर विजिटा ग्राटिस है, नहीं जा सकते 6 मंथ बाद, साल बाद ही जाके करा लो, लेकिन जरूर करवाओ। हमारे वो जब जाते हैं जब दांत खराब हो जाते हैं बिल्कुल, हाँ। तो कहते हैं हाय अब डेंटिस्ट के पास जाना है। तो वो फिर जब डेंटिस्ट इतनी बड़ी वो लिख के बजट दे देते हैं आपको प्रेसुपोस्ट, तो आप कहते हो अल्लाह इतना पैसे, मैं तो फिर पाकिस्तान ही करा लेता हूँ, इससे अच्छा है। वो फिर ये सिस्टम नहीं है क्या सही। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, पाकिस्तान में जाके देखें प्रोसीजर बात कराना? अगर फीलिंग्स वगैरह, रूट कनाल, मतलब इस तरीके की चीजें चले, अगर वो बंदा नहीं कर सकता तो अफोर्ड, और अगर वो मतलब 1 महीने बाद जा रहा है तो बेशक करवा ले। लेकिन जो बिग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे इम्प्लांट्स हो गए, जैसे सर्जरीज प्रॉपर एक होती है ना, वो मेरे ख्याल में जिधर इंसान रह रहा होता है उसको उधर ही करवानी चाहिए। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कोई इशू हो जाए ना उसका, तो वो फिर जो उन्होंने चीजें यूज की होती हैं, वो डायमीटर्स, वो जो चीजें यूज की होती है, क्योंकि हर एक चीज की अपनी एक हमारा वो होता है इम्प्लांट में ना। मेन ये होता है कि अगर आपका इम्प्लांट है वो नहीं ठीक हो पाया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारी नहीं होती, वो फिर पाकिस्तान वालों की है, उन्होंने क्या यूज किया क्या नहीं, वो हमें बिल्कुल नहीं पता। फिर आप आओगे हमारे पास, कहो कि भाई हमारा मैंने ये इम्प्लांट पाकिस्तान लगवाया था लेकिन अब ये इस तरह हो रहा है। वो क्योंकि क्राउन जो होता है, क्राउन और इम्प्लांट के बीच एक छोटा सा एक होता है जिसे कहते हैं स्क्रू, स्मॉल स्क्रू सा होता है, ठीक है, वो उसको कनेक्ट करता है, तो वो अक्सर औकात हिल जाता है। तो अक्सर औकात क्राउन जो होता है वो हिल जाता है, कभी निकल जाता है। तो वो हर जगह पे वो टाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर जगह पे उसकी यावे नहीं होती। एक होती है यूनिवर्सल यावे, लेकिन हमें वो पता नहीं होता कि वो किस तरीके का इम्प्लांट है वो। इसीलिए अगर आप ज्यादा काम करवाते हैं इम्पोर्टेंट, तो वो आप उधर ही करवाएं जिधर आप रह रहे हैं। बाकी फीलिंग्स, एक्सट्रैक्शंस, ये वो चीजें तो बंदा उधर
करवा भी ले तो कोई इशू नहीं है। बिग राइट। प्रोसीजर जैसे ऑर्थोडोंसिया, ब्रेसिस ब्रेसिस पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए हर मंथ आपको आना पड़ता है, आपकी प्रॉपर वो होती है, चेकअप होता है, आपकी चेंजिंग करते हैं। वो आप पाकिस्तान नहीं करवा सकते, वो आप अगर स्पेन रह रहे हैं या किसी और मुल्क रह रहे हैं तो आप उधर ही करवाएं, क्योंकि वो भी एक स्टडी होती है, प्रॉपर वो स्टडी करके आपके दांतों के स्कैन करके प्रॉपर वो आपका चेकअप करके करते हैं ना। तो वो बहुत जरूरी होता है कि जिधर आपने अगर बिग कोई चीजें करवानी है तो वो आप इधर करवाएं, यहाँ पे गारंटी भी होगी, अगर वो फेल भी हो जाता है तो वो आपकी गारंटी में इंटर होगा ना, साल 1.5 साल आपको, मतलब इम्प्लांट की तो 10 साल की गारंटी है स्पेन में। तो आप ओके। खुद हाँ। सोचें, तो आप खुद सोचें कि आप का अगर ये फेल भी हो जाता है तो वो जब आपका नेक्स्ट करेंगे हो सकता है वो आपसे बोन ग्राफ्ट के थोड़े से पैसे ले लें, लेकिन इम्प्लांट के नहीं लेंगे, वो पूरा प्रोसीजर आपका करेंगे लेकिन वो गारंटी में होगा। तो ये हमारे लोग नहीं देखते कि अगर हम यहाँ थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल को इसके अगर डिसएडवांटेज आते हैं तो हम लोग अ, उससे एडवांटेज ले सकते हैं। पाकिस्तान तो नहीं उस तरह हो सकता, पहले तो पाकिस्तान जाओ ना 600 700 दे के फिर उसके बाद करवाओ, फिर से उन्होंने कहना है पूरा पर पूरा से फिर से पैसे लगेंगे। अच्छा, अब आई वांट टू आस्क, अब ये जो आप फील्ड, जिस फील्ड में आप हैं, एक तो मैं ये बात जानना चाहूंगी, इस फील्ड में आज भी अगर कोई एंटर होना चाहे तो क्या वो इसको परस्यू करना चाहे, या अब इसमें इतने ज्यादा लोग आ गए हैं कि अभी किसी और चीज या किसी और फील्ड में जाएं या कोई और ऑप्शंस ढूंढें, और अगर जा सकते हैं तो क्या क्या एडवाइस देंगे आप उन्हें, स्पेशली फॉर गर्ल्स? पहले तो इसकी तो माशाल्लाह अब जैसे मैंने बात करी थी ना, क्योंकि रिसेंटली हमारा जो प्लान था मेरी सिस्टर के टाइम पे ये था कि हम लोग उसको भी यही करवाते हैं, चलो ग्राडो सुपेरियो में यही चली जाएगी। लेकिन अब माशाल्लाह इस फील्ड का इतना हाइप हो गया है, इतना हाइप हो गया कि नोता बहुत आल्तो हो गया है, ठीक है, ग्राडो सुपेरियो देखिए ने बुको डेंटाल का। और मैंने सिर्फ किया था बार्सिलोना में एक ही स्कूल है जो कि करवाता है ये पब्लिको, और वो है इंस्टीट्यूटो सल्वाडोर सेगीर। तो वहां पे मैंने किया था पर्सनली, तो है ही पब्लिको। और बाकी जो है आप प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट फिर वही बात है, आपको हर मंथ पे करना पड़ता है, वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। और ये तो पब्लिक स्कूल था, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा वो हो गया, ये हाइप हो गया इसकी, अब बहुत से लोग इसको करते हैं और हर साल करते हैं कि इतना नोता वो हो गया कि बहुत मुश्किल से लोग इंटर कर पाते हैं, बहुत मुश्किल हो गया अच्छा, इंटर होना। डिमांड ज्यादा है तो, लेकिन बाद में जो इसके सालिदास हैं, अपॉर्चुनिटीज भी उतनी है या वो भी कम हो रहे हैं? क्योंकि ज्यादा लोग निकल रहे हैं तो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटीज उस तरह तो नहीं है निकल रही, लेकिन मतलब जॉब के लिए उस तरह है कि एक्सपीरियंस लोग ढूंढते हैं, क्योंकि डेंटल क्लिनिक में क्योंकि आपने डायरेक्ट एक पेशेंट के साथ काम करना है, तो फिर यही होता है कि कुछ टाइम के लिए पॉज करना पड़ जाता है, जॉब नहीं मिल रही होती, लेकिन कहीं कहीं आपको वो दे भी देते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे ढूंढते हैं। तो अगर वो ये नहीं कर सकती, अगर फर्ज करें हमारी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनको यही कहूंगी, अगर उनका दिल है पर्सनली डेंटल हाइजीन करने का, उनका नोता अच्छा है तो वो करें, क्यों क्यों ना करें, वो बेशक जाएं करें, और जॉब मिल ही जाती है कहीं ना कहीं आपको, मिल जाती है। हजारों क्लिनिक बार्सिलोना में है, अगर बार्सिलोना में ना सही बाहर के मुल्कों में भी अगर वो अप्लाई करना चाहें तो इसकी बाहर के मुल्कों में बहुत हाइप है, बहुत अच्छा ये प्रोफेशन है। तो ये ना सोचे कि वक्ती तौर पे तो जॉब नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर वाइज ये बहुत अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर है इसका कोर्स का। अगर तो आपने ग्राडो मेडियो किया हुआ है, ग्राडो मेडियो के बाद आपका दिल है कि हाँ मैंने ग्राडो सुपेरियोर करना है और किसी मेडिकल फील्ड में करना है, तो ये ग्राडो सुपेरियोर दे प्रोथेसिस डेंटाल भी कर सकती हैं, ठीक है। प्रोथेसिस डेंटाल भी बहुत अच्छा एक कोर्स है, लैब का वर्क है, जो हम डेंचर्स वगैरह बनाते हैं। अगर इनको ज्यादा परस्यू करना है डेंटिस्ट्री में, मतलब डेंटल सेक्टर में, तो ये प्रोथेसिस डेंटाल भी कर सकती हैं, वो सेम कोर्स इंस्टीट्यूट सल्वाडोर से गिर वाले करवाते हैं। अगर वो नहीं कर सकती तो ये ऑप्टिका दे ओइएरास कर सकती हैं, लेंटल्स का कोर्स कर सकती हैं, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। ये नहीं कर सकती तो रेडियोलॉजिया कर लें, मतलब एक्सिटोस बहुत सारे हैं, ऑडियोलॉजिया कर लें, एक्सिटोस बहुत सारे हैं, बस वो ये होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। और सालिदास भी मिल ही जाती हैं, कोई इशू नहीं है उनका, सालिदास मिल जाती हैं। वक्ती तौर पे इंसान को जाहिर सी बात है थोड़ा होता है ये, हाँ अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ये है वो है, लेकिन वो फिर आप आस्ता आस्ता आस्ता
खुद अगर करेंगे कोशिश तो वो अच्छी जगह पे आपको जॉब मिल जाती है। थोड़ा तो आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये अच्छी चीज है। अगर आप फॉर एग्जांपल बचेयर नहीं कर रहे हो या आप यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे हो तो ये एक अच्छे हाँ, ऑप्शंस ये हैं। तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसे मुल्कों बाहर जो इंग्लैंड और आयरलैंड इस तरीके के मुल्कों से हमारा स्पेन बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि हमें एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है, एक एक्सीतोस देता है कि आप एक प्रोफेशन में डायरेक्ट इंटर होते हो। इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी कि मैंने मैथ करनी है, मैंने कतलान बोलनी है, इधर वो सिस्टम नहीं है। सिर्फ आपने अपने प्रोफेशन का पढ़ना है। तो वो जब आप पढ़ते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है पढ़ना, आपका आगे खुद दिल करता है कि मैं ये करूं। तो और उसकी एक्सीतोस भी निकल ही आती हैं। वो आपको टीचर भी हेल्प करते हैं। अगर आप उन्हें बोलो ना हमारा ये हो रहा है, हमें कुछ करो, तो आप टीचर से भी बात करो ना कि मेरा दिल है कि मैं जॉब करूं। कभी कभी जिधर आप डेंटल हाइजीन का अपना प्रैक्टिकल करते हैं ना, प्रैक्टिकल। वो ये आपको जॉब दे देते हैं। आप अपना 100% दें, आपको जॉब कैसे नहीं मिलती, आपको जॉब भी मिलेगी। कभी कभी होता है कि क्लिनिक वाले नहीं करते आपको, क्योंकि उनके पास फुल होता है, मतलब वो नहीं कर सकते अभी। उनके पास प्रॉपर एक वो टीम बनी होती है। भाई मेरे हमारा छोटा क्लिनिक है, एक डेंटल हाइजीनिस्ट हमें बहुत है, तो वो नहीं कर पाते। लेकिन ये है कि आपके पास उधर का एक्सपीरियंस एक आ जाता है, आप वो आगे लगा के कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा शॉर्ट कोर्सेज कर लें, डेंटल हाइजीनिस्ट के आगे कोर्सेज होते हैं, आप वो एक्स्ट्रा प्राइवेट छोटे कोर्सेज कर लें, अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग कर लें। मतलब उस टाइम को वेस्ट ना करें, उस टाइम को कुछ ना कुछ उसमें करते रहें। और ये बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि यहाँ आयरलैंड में इस तरीके का कुछ भी नहीं है। इधर जितना भी ये जो हम ग्रादो मेडियो ग्रादो सुपेरियो ये करते हैं ना, ये सिर्फ स्पेन में हम कर रहे हैं। ये बाहर के मुल्कों में एज अ यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइड डेंटल नर्स के लिए भी आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, और वो प्राइवेट होता है। 3000 यूरो एज अ आयरिश पर्सन वो दे रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि ये जो हमें स्पेन दे रहा है, ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इसका फायदा उठाएं। किसी भी ग्रादो में जाएं, लेकिन पढ़ें जरूर आगे। यही है अच्छा, कि ये फिर अच्छा, ये सवाल वैसे वेरी सब्जेक्टिव है कि हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट स्टिल ओवरऑल आप क्या कहेंगे कि ये कितना मुश्किल होता है डेंटल ये हाइजीन। पढ़ाई? हाँ, आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप वो ऑक्सिलिया एक तो करा दो मेडियो भी किया, खैर करा दो मेडियो और करा दो सुपेरियोर में भी डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली हाँ। सुपेरियोर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है जनरली, हम्म। लेकिन आप कैसे इसको लाइक इसकी मुश्किल तो पढ़ाई? है, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई भी चीज आसान हो, मुश्किल सब भी रहता है। ये है कि क्योंकि इसमें हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, हमें टीचर्स लेके जाते हैं, प्रैक्टिस क्लास होती है, उसमें हमें दिखाया जाता है, तो उसी रिलेटेड हमें पढ़ाया भी जाता है। तो उस लिहाज से उतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अपार्ट ऑफ दैट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे फॉल हो गया, जो कि हमारा देरेचो जो है, हमारे त्राबाखों में हमें क्या होंगे, वो वाला थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एपिडेमियोलॉजिया का एक सब्जेक्ट आता है, जो कि वो भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जो एक दो और सब्जेक्ट्स थे जो कि मेरे लिए बड़े पर्सनली बड़े मुश्किल रहे हैं। लेकिन अपार्ट ऑफ दैट जो मेन सब्जेक्ट्स थे जिनमें हमने सीखना था, वो उसमें वो बहुत ठीक रहा है, क्योंकि वो आप जब देखते हो तो वही आपने पढ़ना होता है, तो वो आराम से आप कर जाते हो। तो ओवरऑल इतना मुश्किल नहीं है, बस यही है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, और कुछ नहीं। और फैमिली की बड़ी होनी चाहिए। मेरे फादर तो थे ही थे, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो भी माशाल्लाह बहुत खुश थे। तो अब तो वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन वो जब हम करते थे डेंटल हाइजीनिस्ट का, हम बहनों ने कोर्स किया था स्टार्ट, तो वो इतने खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। तो ऐसा होता था कि अक्सर औकात में अपने दादा अबू को बोलती थी कि अबू मैंने ना आज मेरा एग्जाम है, तो वो कहते थे अच्छा। तो ऐसा हुआ कि एक दफा मेरी ब्रेक थी, तो मुझे उनकी कॉल आ गई, कहा कि पुत्र एग्जाम कैसा हुआ है? मैंने कहा अबू जी अभी नहीं हुआ, बस अभी स्टार्ट होने लगा है, तो मेरे लिए दुआ करना। तो के मतलब प्रॉपर पूछते थे कि आज ये क्या किया है। वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे हमारे में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, बहुत मोहब्बत करते थे हमसे। और उनकी भी बहुत मोटिवेशन रही है हमारे लिए, हमारी लाइफ में उनकी बहुत ज्यादा मोटिवेशन रही है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरे फादर की जो सोच है ना इस तरह की, वो उन्हीं की वजह से आई है। और वो अगर इस तरह हमें उन्होंने इस तरह किया ना, तो वो उन्हीं की वजह से इस तरह है, मेरे फादर भी। तो जो हमारी लाइफ में है आज, वो मेरे फादर और मेरे दादा अबू की वजह से है, क्योंकि मेरे दादा अबू बहुत सपोर्टिव रहे हैं थ्रू ऑल द जर्नी हमारे लिए। हमें हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने, हमेशा वो खुश रहे हैं। मेरी लाइफ में एक वो भी फेस आया है कि हम लोग बहुत
मुश्किल हो गया था हमारे लिए। कोविड के टाइम पे मेरे फादर को भी कोविड हो गया था, मेरी मदर को भी कोविड हो गया था, और मेरे फादर जो हैं वो पूरा 1-2 महीने वेंटिलेटर पे रहे थे क्लिनिका हाँ। कोराचान में। हाँ, उस टाइम मैं डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स कर रही थी, ऑनलाइन पढ़ रही थी, क्यों हमारी क्लासेस बंद हो गई थी प्रेजेंशियल। बहुत मुश्किल से हम ऑनलाइन सिर्फ करते थे, कुछ हम प्रेजेंशियल करते थे। और फिर मेरी बहन को भी हो गया था, बड़ी बहन को। तो मतलब मैं, मेरी सिस्टर्स जो हैं, हम दोनों, हाँ, मैं, मेरी दोनों छोटी बहनें थी, उनको मैं रखती थी। सब शॉपिंग, सब कुछ, खाना बनाना, उन प्रॉपर करना। मेरी मम्मा, मेरे फादर जो थे वो हॉस्पिटल में थे। मेरी मम्मा थोड़े टाइम बाद आ गई थी घर। मेरे फादर का बहुत इशू बन गया था, तो हाँ, उन्होंने फिर मेरे पापा को स्पिरिट साथ वालों ने क्लिनिका कोराचान में किया था, प्रिवादो भेजा था उन्होंने उनको। तो वो बहुत मुश्किल से उनकी लाइफ, उस टाइम हमारा फेस बहुत मुश्किल रहा था मेरे लिए। तो मतलब मुझे ये होता था कि पापा की मैंने ये डाइट करनी है, मामा की मैंने ये डाइट रखनी है, मरियम आपी को मैंने ये देना है, मतलब क्योंकि हमारे तीनों बड़े बंदे तो मेरे वो कोविड उनको हुआ था, तो वो मेरा लाइफ का फेस बहुत मुश्किल रहा था मेरे लिए। इवन तो अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत होता है कि इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि वो मैं बड़ी मुश्किल से वो वक़्त गुज़ारा था। उस वक़्त तो कोई भी किसी से सलाम भी ना करे, वो इस तरह डर खौफ़ आ गया था लोगों में। पर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उस फ़ेज़ में रह के भी मैंने अपना एग्ज़ाम प्रॉपर दिए और इतने अच्छे नंबर निकाले हैं। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी लड़की कर सकती है, कोई इश्यू नहीं है। आप बस अपना 100% दें, मेहनत करनी चाहिए, बस मेहनत करें। और कुछ मैं समझ इन सब बातों जब भी मैं किसी से बात करती हूँ ना, सबसे बड़ा मेन यही होता है कि आपके घर पे जितनी बड़ी सपोर्ट मिल रही होती है ना, जब आपको घर हुँ, से ही सब सपोर्ट मिल रही है, आपको इंकरेज कर रहे हैं, आप आगे बढ़ें, आप ये पढ़ें, आप जाएं, तो फिर आपको बहुत से काम आसान हो जाते हैं। मुश्किल ऐसे से ही है। मुश्किल काम भी आप निकाल लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ट्रू। ऐसा ही है। सबसे बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए, फादर की सपोर्ट होनी चाहिए। एक बेटी के लिए उसके बाप की सपोर्ट ऐसे है जैसे मतलब कि मतलब मेरे सर पे मेरे पापा का हाथ ऐसे कि मतलब मेरी ज़िंदगी प्रॉपर पूरी है। तो उसी तरह उनकी सपोर्ट भी मेरे लिए इतनी अहमियत रखती है, और इवन दो अभी भी वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव है हमारे साथ। तो हमें हमेशा यही समझाते हैं कि आगे बढ़ो। और अभी भी जब वो मैं वीडियोस लगाती हूँ ना, तो वो देखते हैं और उन्हें खुशी होती है। वो जब लोग मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, तो मेरे बाबा बड़े खुश होते हैं। ये भी मैंने जब उनको बताया कि मेरा आपके साथ ये है, तो वो बहुत खुश हुए, कहते हैं अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो मतलब आप अपनी बेटियों की कामयाबी में खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं। और इसी तरह हम भी उनको जो है लेट डाउन नहीं करने देते, हमेशा इसी तरह ही करती हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। अच्छा, एज अ देसी, एज अ हिजाबी मुस्लिम गर्ल और पाकिस्तानी गर्ल, यहाँ आपने स्पेन में कभी ऐसा कोई फेस या कोई इंसिडेंट आपने फेस किया जिसमें आपको लाइक फील हुआ हो कि हाँ मैं बाहर से हूँ? देखें, स्पेन में जो है डेंटल क्लिनिक में कुछ क्लिनिक बहुत अच्छे होंगे जो आपको हिजाब के साथ करने देंगे काम, कुछ होंगे कि नहीं। मैं जब स्पेन में थी तो मैं हिजाब तो नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं कैप प्रॉपर एक पहनती थी। और वो प्रॉपर मैं अपना कवर करती थी अपने आप को, ऊपर कभी स्वेटर पहन लिया, फिर मतलब उस तरह अपने आप को कर लेती थी। इधर तो मैं हिजाब के साथ ही जॉब करती हूँ, कोई इशू नहीं होता। उस लिहाज से मुझे कभी उस तरह फेस नहीं करना पड़ा, कोई रासिज्म टाइप मुझे कोई फेस नहीं करनी पड़ी। फ्रेंड्स इजीली बन जाते थे? हाँ, मेरे जो माशाल्लाह, मैं क्या बता रही हूँ कि मैं बहुत सोशल हूँ, तो मेरी ऐसी वो नेचर है कि मैं 2 मिनट भी अगर किसी से बात करती हूँ ना, तो मेरी इंटरेक्शन इतनी अच्छी हो जाती है कि लोगों को मतलब लोग मेरे साथ अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं खुद ये होता है मेरा कि अगर मैं किसी से बात करूँ तो मैं उसके साथ ऐसे कंफर्टेबल बात करूँ कि ताकि मुझे भी अच्छा लगे बात करने का और उस बंदे को भी अच्छा लगे। तो मैं अब जैसे यहाँ पे अगर इवन तो मैं किसी डेंटिस्ट के साथ काम करने लगी हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं अपना इंटरेक्शन उसके साथ पहले करती हूँ। पेशेंट से पहले मैं उससे बात करती हूँ, थोड़ा उससे जानती हूँ। फिर मैं उसके फर्स्ट पेशेंट को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो कैसे काम करता है, फिर मैं उसको अडेप्ट करके वो चीज़ें करती हूँ। तो मेरे में ये अच्छी चीज़ है कि मैं अडेप्ट जो बहुत जल्दी कर लेती हूँ चीज़ों को, और मैं उसको अमल करती हूँ अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ों को करने की। अगर मैं देखती हूँ ना एक एक डेंटिस्ट है, उसको ये चीज़ नहीं पसंद, तो फिर मैं वो नहीं करती। मैं बहुत जल्दी वो उसमें हो जाती हूँ, इन्वॉल्व हो जाती हूँ उस चीज़ में, मतलब जैसे बंदा है उसके उसके साथ वो फ्लो करना शुरू हो जाती हूँ, ताकि वो कंफर्टेबल एक रिलेशन रहे, चाहे जो भी रिलेशन हो। तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है मेरे लिए।
और मुझे कोई उस तरह नहीं हुआ। बहुत बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि वो ये ज़रूर पूछते हैं कि कुछ लड़कियां नहीं करती। मैं फिर यही कि भैया कुछ करती हैं कुछ नहीं करती है, पार्ट ऑफ देसी और भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती हैं, कुछ ये करती हैं तो तुम क्यों ऐसे करती हो, हौला दो। तो मैं यही कहती हूँ कि हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, सबकी अपनी लाइफ है, सब अपना अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, सब अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो वो उनकी मर्ज़ी है, मैं अगर कर रही हूँ तो ये मेरी मर्ज़ी है, मैं करूँगी। और मैं किसी को जज करने वाली नहीं होती, अगर वो मुझे जज नहीं करे तो मैं कौन हूँ उन्हें जज करने वाली। तो बस ये बहुत होता है क्वेश्चन के वो लड़की मैं जानती हूँ, एक मेरी दोस्त है वो तो ये भी करती है तो वो तो फिर मैं कहती हूँ बस मुझे नहीं पता, मुझे मेरे बारे में पता है, तुम मुझसे मेरे से कुछ हम्म, पूछो, मैं अपना बता सकती हूँ, मैं दूसरों का नहीं बता सकती, ना मैं दूसरों के बारे में बात करती हूँ। बस ये बहुत ज्यादा सवाल होता है, बाकी अच्छा पर्सनली सब कुछ नहीं। ठीक है, थैंक बस यू यही सो है मच कि अफसा। जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं वो आगे दूसरों को भी मोटिवेट करें, लड़कियों को कुछ एग्जैक्टली। ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब नहीं बताती हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल हो जाती हैं कि नहीं हमें तो नहीं पता, मैंने तो नहीं किया। वो इस तरह मत करें, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए ना आप उनकी हेल्प करें जिस तरह भी हो सके। जरूरी नहीं है कि बंदा वीडियो बना के करे या कुछ भी कर सकता है। आपके अगर साथ कोई लड़की है जिसे नहीं पता, आप उससे एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन दे दें, कहीं चलो मैं तुम्हें मिसाल ले जाती हूँ, मैंने ऐसे बहुत सी औरतों को किया है। ऐसी बहुत सी हमारी तरफ हमारे एरिया में आंटियां आती हैं जिनकी बेटियां बिल्कुल बल्कि मैं अभी आने से पहले भी मैंने एक फैमिली है उन वो आई है, मैं उनको लेके गई हूँ, एक टाइम भी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें लेके गई हूँ, उनकी बेटी का बिल्कुल एडमिशन नहीं हो रहा था। फिर मैंने ढूंढा कि मैं किधर हो सकता है, फिर मैं उनको वो ऊपर सिंगरलीन की साइड पे एक स्कूल था उधर लेके गई। उधर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा इस बच्ची का दिल है, इसका साल ज़ाया हो जाएगा, प्लीज़ आप हेल्प करें। फिर उन्होंने कहा ये तो आज आखिरी डेट है, आज ही आप लोगों ने करवाना है। फिर मैं उसके साथ गई, मतलब प्रॉपर मैंने एज अ उसकी हेल्प की। आज वो लड़की अपना पढ़ रही है, सीख रही है, जो भी है वो बाद में मुझे क्रेडिट दे ना दे मुझे उससे इशू नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली अच्छा फील करती हूँ कि मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए पर्सनली। तो बस जो आस-पास आपकी लड़कियां हैं जो मुश्किल में हैं, नहीं आती हैं, उनको आप एजुकेट करें और उनको बताएं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ही नहीं बताएंगे अपनी कम्युनिटी को तो हम कैसे अपनी कम्युनिटी से वो कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ेंगी। लड़कियों तो को यही ना, हाँ जी। एक कमीनो जो चाहिए। जो हाँ, जो चीजें हमें नहीं पता था, जो हमने खुद करके एक्सपीरियंस किया, हाँ वो हम तो आगे सेम पहुंचाए। हम हमें भी किसी ने गाइड नहीं किया, ये हम खुद ही करते रही, मतलब ऑनलाइन मेरे पापा इधर पूछते रहे या वो हम टीचरों से पूछते रहे कौन से एक्सीटोज हैं, क्या है, किस तरीके से होगा, क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन कैसे होगी, ये सब हम खुद ही करते रहे, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। तो अगर हमें पता है तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को गाइड करें, और बस एक इन्फॉर्मेशन देने से आपकी ना ज़ात में कमी आएगी और ना वो आपकी जगह ले लेगी। आपकी लाइफ अपनी है, आप अपना कमाएं और अपना पढ़ें। वो अगर कोई अच्छा बंदा अगर आप लगा देते हैं तो उसकी दुआ ही आपको लगेगी, और क्या है। तो बिल्कुल बस बस बिल्कुल। यही नहीं, है कि हेल्प करना चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ नहीं, मेरे इस पॉडकास्ट का भी यही है कि लोग इंस्पायर होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप मैसेजेस आते हैं मुझे और कहते हैं ना ये भी इनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, या हमें इस तरह पता चलना। और स्पेशली ये देखना कि बहुत हर किसी की लाइफ में ना मुश्किल टाइम भी आता है, इतना आसान हाँ नहीं होता सही वो है, स्ट्रगल। तो वो एक मोटिवेशन मिल जाती है कि डजंट मैटर हम किस पॉइंट पे हैं या किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, जब ऐसा अगर ही है, कोई दूसरा भी कर सकता है तो शायद हमें भी कोई ऑप्शंस मिल ऐसा जाए। ही है। उसके अलावा भी मेरी लाइफ में भी अप एंड डाउन बहुत आते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने कभी स्टॉप नहीं किया। आपको अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं करना है किसी भी फेज में, बेशक आपका फेज कितना बुरा फेज क्यों ना चल रहा हो, बस आपने यकीन रखना है अल्लाह पे, सबसे बड़ी जात अल्लाह की है, उस पे यकीन रखें। और उसके बाद फिर अपने वालिदैन की सपोर्ट होनी चाहिए, आप अपने वालिदैन पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह के बाद आपके वालिदैन ही हैं जो आपको प्रॉपर आपका सोच सकते हैं और आपके लिए हमदर्दी जो कर सकते हैं वो आपके वालिदैन हैं। तो बस आपके पास वो दोनों चीज़ें हैं तो वो नेमत है, तो उसके आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते बनते जाएँगे, बस उनकी दुआएँ लेते जाएँ और रास्ते खुद ब खुद अल्लाह पाक आपके लिए बनाता जाएगा। बिल्कुल बस बिल्कुल ऐसी बात है। थैंक यू सो मच हफ्सा, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड परेशान आई एम वेरी हैप्पी कि आपने हमें ये टाइम दिया और इतनी अच्छी गाइडलाइन दी और अपना जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे सीखेंगे भी और इंशाल्लाह। अगेन वो इंस्पायर भी होंगे। सो विल बी इन टच, कभी भी जी कोई इंशाल्लाह, आपको तो इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा। आई एम जी, हियर।
बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी मुझे टाइम दिया और इस काबिल समझा कि मैं मतलब मेरे में कुछ देखा कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म में आके किसी को इंस्पायर कर सकूं। मेन यही चीज़ होती है। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे और आगे भी इसमें परस्यू करती रहें और कभी मत रुकिएगा। अल्लाह ताला आपको भी थैंक यू। कामयाब